स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 31 to 40। ये सिर्फ लियू हेयुन ही नहीं थी। इस समय अन्य शिक्षकों के भाव भी कुछ हद तक जटिल थे। हालांकि वे पुराने प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इन शिक्षकों के बीच संबंध वास्तव में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अंततः उन्हें अब भी उम्मीद थी कि उनके अपने स्कूल के वरीयता प्राप्त छात्र ही जीतेंगे। इसलिए लिनमो का प्रदर्शन देखकर उनके मन में ईर्ष्या और हानि दोनों का भाव था। शिक्षक जू, इस साल आपके चुने हुए छात्र के साथ आखिर क्या मामला है? युहोंग्यान ने पूछे बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल, हमें इसके बारे में बताएं। वैसे भी प्रवेश परीक्षा में केवल लगभग 20 दिन बचे हैं, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा न जा सके, लियू हेयुन ने कहा। जू किमिंग ने कड़वी मुस्कान दी। ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं कहूंगी, बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कह भी दूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। आपको कैसे पता कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे? जू पिंगशान ने कहा। बिल्कुल सही, चाहे हम इस पर विश्वास करें या न करें, पहले आपको ही कहना होगा। चेन सिक्सियन ने भी यही बात दोहराई। ठीक है, तो मैं ही बोल देता हूँ, जू किमिंग ने कहा। इस साल हमारे मेधावी छात्र का नाम लिनमो है और उसकी पशु वशीकरण प्रतिभा F ग्रेड की है। अन्य चारों शिक्षक एक साथ स्तब्ध रह गए। फिर लियू हेयुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शिक्षक जू, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। क्या हमें मूर्ख बनाकर आपको मजा आता है? बिल्कुल, एक F ग्रेड की प्रतिभाशाली छात्रा का आपके पहले हाई स्कूल का आधार बनना, ये तो सरासर बेतुकापन है। युहोंग्यान ने भी कहा। जू किमिंग असहाय लग रही थी। मैंने तुमसे कहा था अगर मैं कह भी दूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझसे ये कहलवाने पर जोर दिया। बाकी चारों एक बार फिर स्तब्ध रह गए। जू किमिंग की प्रतिक्रिया और रवैया देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उनसे झूठ बोल रहा है। क्या ये सचमुच F ग्रेड है? चेन सिक्सियन को अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। जू किमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, प्रवेश परीक्षा के दौरान एक और प्रतिभा परीक्षण होगा। क्या आपको लगता है कि अब मुझे आपको धोखा देने के लिए इस तरह के झूठ का सहारा लेने की कोई ज़रूरत है? बाकी चारों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या भाव प्रकट करें। एक औसत दर्जे के प्रतिभाशाली खिलाड़ी का शुरुआती स्तर का खिलाड़ी बनना, ये पूरे चुवाननिंग में अभूतपूर्व था। हालांकि अब वे सबसे ज़्यादा जिस बारे में सोच रहे थे वह ये नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि लिनमो, जो एक औसत दर्जे की प्रतिभा है, कैसे बीस्टमास्टर ताकत के मामले में सभी दी ग्रेट टैलेंट सीड से भारी अंतर से आगे चल रहा था। यह वैज्ञानिक नहीं था। विशेषकर लियू हेयुन के लिए इस समय उनकी मनोदशा वास्तव में बेहद जटिल थी। अगर रेन युवान अपनी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ डी ग्रेड प्रतिभा वाले प्रतियोगी से हार जाती है तो भी यह कुछ हद तक क्षम्य होगा। आखिरकार सी ग्रेड और डी ग्रेड के बीच केवल एक ग्रेड का ही अंतर था। लेकिन अगर वह F ग्रेड की लिनमो से हार जाती तो उनका चौथा हाई स्कूल शायद चुवाननिंग के सभी लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाता। ऐसा संयोग हुआ कि उनके स्कूल को इस साल सी ग्रेड मिला, और ऐसा संयोग हुआ कि इस साल उनकी मुलाकात F ग्रेड के एक विलक्षण प्रतिभावान छात्र से हुई। इससे लियू हेयुन को बहुत ही पीड़ादायक अनुभूति हुई। ये सही नहीं है। चेन सिक्सियन पूरी तरह से हैरान था। अगर उसके पास F ग्रेड प्रतिभा है तो उसने सिर्फ 2 महीनों में एक पालतू जानवर को शिशु अवस्था स्तर 5 तक कैसे पहुंचाया? मैं भी यही सोच रहा हूं, जू पिंगशान ने कहा। चुवाननिंग में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर बाकी दोनों ने भी जू किमिंग की ओर देखा। उन्हें भी यही शंका थी। जू किमिंग ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे भी सटीक स्थिति का पता नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह विकास गति उसकी पशु वशीकरण प्रतिभा से संबंधित है। लियू हेयुन ने सोचा, हमारे निंग चुवान में पहले भी ऐसे प्रतिभाशाली जीव दिखाई दिए हैं जो पालतू जानवरों के विकास की गति को तेज कर सकते हैं। मुझे याद है कि F ग्रेड के लिए ये पालतू जानवर के विकास के समय को केवल 1% तक ही कम कर सकता है। ये लिनमो की गति के आसपास भी नहीं है। बगल से युहोंग्यान ने कहा, F ग्रेड की तो बात ही छोड़ो, डी ग्रेड की विकास गति वाली प्रतिभा भी लिनमो की गति तक नहीं पहुंच पाएगी। चेन सिक्सियन ने जू किमिंग की ओर देखा। क्या जागृति के दौरान कोई गलती हुई होगी? शायद लिनमो की प्रतिभा F ग्रेड की है ही नहीं। इसके जवाब में जू किमिंग ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? सच है, चेन सिक्सियन ने कहा। इन सभी वर्षों में अवेकनिंग फॉर्मेशन कभी गलत नहीं रहा है। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? जू पिंगशान ने पूछा। जू किमिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, भगवान ही जाने। ... ठीक उसी समय जब जू किमिंग और अन्य लोग लिनमो की प्रतिभा को देखकर अचंभित हो रहे थे। लिनमो को आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया था, एक चक्की के पत्थर के आकार की गहरे काले रंग की मकड़ी। नाम, रात्रि दानव मकड़ी। विशेषता, धातु। योग्यता, अज्ञात। रेस रैंक 4 एडवांस्ड। जन्मजात कौशल, मकड़ी का जाला उन्नत काटना मध्यवर्ती।
विकास क्रम स्तर 6 शिशु अवस्था। जब लिनमो ने रात्रि दानव मकड़ी को देखा तो वह एक विशाल पेड़ की शाखा से उल्टा लटकी हुई थी। शाखा से लटकता मकड़ी का रेशम सोयाबीन जितना मोटा था। लिनमो ने शियाओबाई की ओर देखा और मन ही मन पूछा, शियाओबाई, क्या तुम आश्वस्त हो? जियाओबाई ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर नाइट डेमन स्पाइडर की ओर अपने दांत दिखाए। लिनमो तुरंत इसका मतलब समझ गई। ये तो बस एक मकड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और मन ही मन बोला, शेर जब खरगोश का शिकार करता है तो उसे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, समझे? शियाओबाई ने फिर सिर हिलाया। लिनमो ने शियाओबाई के रोएंदार सिर को सहलाया। चलो, मुझे एक शानदार लड़ाई दिखाओ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, शियाओबाई के चारों ओर हल्की लहरें दिखाई दीं और पलक झपकते ही वह हवा में गायब हो गईं। इस दौरान पशु वशीकरण क्षेत्र में कठिन प्रशिक्षण और वास्तविक युद्ध के अनुभव के बाद जियाओबाई की स्टील्थ एडवांस्ड क्षमता भी कुछ समय पहले ही प्रवेश स्तर तक पहुंच गई थी। वर्तमान स्टील्थ ने, चाहे सक्रियण की गति, अदृश्यता प्रभाव या अवधि के संदर्भ में हो, पहले की तुलना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यही एक कारण था कि लिनमो ने उच्च स्तरीय क्षेत्र में जाने का साहस किया। प्रवेश के स्तर पर छुपकर काम करने से शियाओबाई को काफ़ी हद तक पहल करने का मौका मिल सकता था। एंट्री लेवल वाटर ब्लेड की शक्ति के साथ मिलकर जब तक जियाओबाई का पहला वार सही निशाने पर लगता, जीत लगभग तय हो जाती थी। हालांकि जिस तरह के पर्वतीय वन वातावरण में वे वर्तमान में थे, वह वास्तव में स्टील्थ के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। क्योंकि जियाओबाई की स्टील्थ क्षमता सक्रिय होने के बाद उसे न तो देखा जा सकता था और न ही उसकी गंध महसूस की जा सकती थी। लेकिन जियाओबाई का भौतिक शरीर अभी भी वास्तव में मौजूद था। यदि वह किसी शाखा को छूता तो शाखा हिलने लगती, यदि वह सूखे पत्तों पर कदम रखता तो पत्ते आवाज करते। इसलिए छुपकर हमला करने के बावजूद दुश्मन द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ खास तकनीकों की आवश्यकता होती थी, ताकि हमला शुरू करने से पहले दुश्मन को इसका पता न चल सके। लिनमो चाहती थी कि शियाओबाई अब इसी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करके प्रशिक्षण ले। चूंकि इसमें छिपने की क्षमता जैसा अनूठा लाभ था, इसलिए वह इस लाभ का पूरा उपयोग करना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वह चाहता था कि जियाओबाई एक शीर्ष स्तर का हत्यारा बने। कार्रवाई के क्षण तक स्थिर रहो, बिजली की तरह प्रहार करो और एक ही वार में मार डालो। जैसे ही लिनमो के मन में ये विचार घूमने लगे, शियाओबाई चुपचाप नाइट डेमन स्पाइडर के ठीक 3 मीटर आगे पहुंच चुका था। ये दूरी वाटर ब्लेड के लिए इष्टतम आक्रमण सीमा थी। हालांकि जियाओबाई ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपचाप आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह सीधे नाइट डेमन स्पाइडर के पेट के सामने नहीं आ गया। नाइट डेमन स्पाइडर का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट था। फिर अगले ही पल एक जल तलवार अचानक प्रकट हुई और रात्रि दानव मकड़ी की ओर तेजी से बढ़ी। जिस क्षण वाटर ब्लेड प्रकट हुआ, पेड़ से उल्टा लटका हुआ रात्रि दानव मकड़ी ने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपने सिर के सामने स्थित सभी 6 आंखें एक साथ खोल दीं। हालांकि वाटर ब्लेड बहुत तेज था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वाटर ब्लेड पहले ही वहां पहुंच चुका था। शश काटने की एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नाइट डेमन स्पाइडर का पेट, जो कवच से सुरक्षित नहीं था, सीधे चीर दिया गया और उसमें से गाढ़ा गहरा हरा तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकला। हंस उसने दर्द भरी फुफकार निकाली। नाइट डेमन स्पाइडर ने अपनी पूंछ से रेशम छोड़ा और तेजी से हवा से जमीन पर उतर आया। लेकिन चोट लगने के कारण उतरते ही उसके 8 लंबे पैर एक साथ कांपने लगे, मानो वह अपना वजन संभालने के लिए संघर्ष कर रहा हो। फिर भी उसने अत्यंत तेजी से अपना शरीर घुमाकर शियाओबाई की दिशा में देखा। शियाओबाई, चुपके से, लिनमो ने निर्णायक रूप से आदेश जारी किया। अगले ही पल वाटर ब्लेड का उपयोग करने के बाद जो शियाओबाई का रूप दिखाई दिया था, वह एक बार फिर हवा में गायब हो गया। और लगभग एक ही समय पर रात्रि दानव मकड़ी के 8 लंबे पैर एक साथ चले, जिससे उसका चक्की के पत्थर के आकार का शरीर एक छलांग में उछला और फिर उस स्थान पर जोर से गिरा जहां शियाओबाई अभी था। बूम! पत्ते और शाखाएं उड़ने लगीं। गिरने के बल के साथ साथ उसके अपने वजन के कारण उस क्षेत्र में एक उथला गड्ढा बन गया जहां नाइट डेमन स्पाइडर गिरा था। हालांकि ये भीषण हमला शियाओबाई को नहीं लगा। छिपने की क्षमता जियाओबाई की गति को प्रभावित नहीं करती है। पहले इसका धीमा रवैया केवल शोर मचाने से बचने के लिए था, लेकिन हमलों से बचने के लिए ऐसी सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा नाइट डेमन स्पाइडर के उतरने से उत्पन्न भारी कोलाहल ने जियाओबाई द्वारा हिलने डुलने के दौरान की गई किसी भी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया। इसलिए जैसे ही रात्रि दानव मकड़ी कूदी, जियाओबाई तुरंत दूसरी जगह चला गया। जमीन पर उतरने के जबरदस्त प्रभाव के कारण नाइट डेमन स्पाइडर के पेट पर लगे घाव से हरे रंग का तरल पदार्थ तेजी से बहने लगा। दर्द भरी एक और फुफकार को वह रोक नहीं सका। हालांकि उसकी 6 आंखें अपने आसपास के वातावरण पर टकटकी लगाए रहीं, एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। इस दृश्य को देखकर लिनमो विक्षिप्त जानवरों की क्रूरता को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी।
नाइट डेमन स्पाइडर का अभी अभी किया गया हमला स्पष्ट रूप से एक हताशा भरी लड़ाई शैली थी। यह इस बात का एहसास था कि इसका अंत निश्चित है, इसलिए इसने शियाओ बाई को भी अपने साथ नीचे खींचने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अरे मैं यहाँ हूँ, लिन मो चिल्लाए। आवाज सुनकर नाइट डेमन स्पाइडर तुरंत लिन मो की ओर मुड़ गया। उसकी 6 आंखों में एक भयंकर प्रकाश चमक रहा था। अगर उसे पालतू जानवर नहीं मिला तो इस बीस्ट मास्टर को मारना भी ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वह लिन मो की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था, इसके ठीक 3 मीटर पीछे अचानक एक वाटर ब्लेड प्रकट हो गया। वाटर ब्लेड के साथ साथ शियाओ बाई की आकृति भी दिखाई दी। पीछे से खतरे को भांपते हुए रात्रि दानव मकड़ी बिना किसी झिझक के मुड़ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह मुड़ा, वाटर ब्लेड ठीक उसके चेहरे के सामने आ पहुंचा। नाइट डेमन स्पाइडर को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही वाटर ब्लेड उसके सिर पर जा लगा। पॉप पॉप, 2 लगातार विस्फोटक आवाजें इसके बाईं ओर स्थित 3 आंखों में से 2 वाटर ब्लेड के हमले के तहत सीधे फट गईं। छिटका हुआ हरा तरल पदार्थ 4 से 5 मीटर दूर तक उड़ गया। हंस, रात्रि दानव मकड़ी ने एक पागलपन भरी पीड़ादायक फुफकार निकाली। उसके 8 लंबे पैर ब्लेड की तरह बेतहाशा लहरा रहे थे, आसपास के पेड़ों और पत्तियों को काटकर एक अव्यवस्थित ढेर में बदल रहे थे। लिन मो ने ये सब शांति से देखा। शियाओ बाई को फिर से स्टील्थ का इस्तेमाल करने का आदेश दिया और फिर कुछ दूरी पर पीछे हटकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि दानव मकड़ी पहले ही पागलपन की स्थिति में पहुंच चुकी थी। जल्दबाजी में हमला करना बुद्धिमानी नहीं होगी। पूरे 2 मिनट बीत गए। आसपास के काफी बड़े क्षेत्र की वनस्पति को समतल करने के बाद नाइट डेमन स्पाइडर आखिरकार धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन इसी क्षण उसे एक बार फिर पता चला कि जियाओ बाई गायब हो गया था, और दोनों आंखें खराब होने के कारण दृष्टि बाधित होने से शियाओ बाई को ढूंढना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हंस, नाइट डेमन स्पाइडर ने गुस्से में फुफकारा, सीधे मुड़ा और लिन मो की ओर दौड़ पड़ा। एक ही समय पर इसके पीछे एक और जलधारा प्रकट हुई और इसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। नाइट डेमन स्पाइडर ने पीछे से खतरे को भांप लिया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं मुड़ा और लिन मो की ओर तेजी से बढ़ता रहा। एक स्तर 6 शिशु अवस्था विकसियस बीस्ट में पहले से ही एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता मौजूद है। लगातार 2 बार हार झेलने के बाद उसे एहसास हो गया था कि उस धूर्त पालतू जानवर से निपटने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए उस पालतू जानवर द्वारा नियंत्रित होने के बजाय इस बीस्ट मास्टर को सीधे मार डालना बेहतर था। स्क्रिप्ट, वाटर ब्लेड नाइट डेमन स्पाइडर की पीठ पर मौजूद कवच पर गिरा, जिससे एक स्पष्ट काटने की आवाज उत्पन्न हुई। लेकिन जब वाटर ब्लेड का प्रभाव समाप्त हुआ तो कवच पर केवल एक हल्की दरार रह गई। ये गंभीर क्षति पहुंचाने में विफल रहा। लिन मो के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाइट डेमन स्पाइडर का कवच इतना कठोर होगा। उसी समय जियाओ बाई को इस बात का एहसास हुआ। फिर बिना किसी झिझक के इसने एक और वाटर ब्लेड लॉन्च किया। नाइट डेमन स्पाइडर ने आने वाले वाटर ब्लेड पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसने पहले ही अपने सामने मौजूद मानव बीस्ट मास्टर को निशाना बना लिया था। स्क्रिप्ट, काटने की आवाज फिर से गूंज उठी। नाइट डेमन स्पाइडर के कवच पर एक और दरार दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद भी इसकी प्रगति को रोकने में सफलता नहीं मिली। गर्जन, ये देखकर जियाओ बाई ने घबराहट भरी दहाड़ लगाई और सीधे नाइट डेमन स्पाइडर की ओर दौड़ पड़ा। रात्रि दानव मकड़ी अब लिन मो से केवल 7 या 8 मीटर दूर थी। यदि उसे आगे बढ़ने दिया गया तो लिन मो खतरे में पड़ जाएगी। शाओ बाई, जल ब्लेड का इस्तेमाल करके इसके पैरों के जोड़ों पर हमला करो। हालांकि लिन मो बेहद शांत रहा और उसने शाओ बाई को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय वह तेजी से पीछे हटने लगा, नाइट डेमन स्पाइडर से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लिन मो के आदेश को लेकर शाओ बाई ने एक पल भी संकोच नहीं किया। अगले ही पल एक जल ब्लेड हवा में तेजी से आया और नाइट डेमन स्पाइडर के पैर के जोड़ों में से एक पर सटीक रूप से जा लगा। शश, धीमी आवाज में नाइट डेमन स्पाइडर की एक टांग जोड़ से साफ साफ 2 टुकड़ों में टूट गई। परिणामस्वरूप उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। लिन मो की आंखें चमक उठीं। जैसा कि उसे आशंका थी, कठोर कवच की तुलना में नाइट डेमन स्पाइडर के लंबे पतले पैरों की सुरक्षा बहुत कमजोर थी और वे वाटर ब्लेड की काटने की शक्ति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे। इससे उनमें तुरंत आत्मविश्वास भर गया। शाओ बाई, जारी रखो। इसके बाद हुए युद्ध में कोई रोमांच नहीं था। जब नाइट डेमन स्पाइडर का चौथा पैर भी वाटर ब्लेड से कट गया तो वह जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। शरीर का भार संभालने के लिए शेष 4 पैर अपर्याप्त थे। फिर जियाओ बाई ने एक आखिरी जल ब्लेड का इस्तेमाल करके उसकी जान ले ली। वाह, तभी लिन मो ने राहत की एक गहरी सांस ली। सचमुच शिशु अवस्था का 6ठा स्तर। विक्षिप्त जानवर से निपटना आसान नहीं है। ये लड़ाई उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। जियाओ बाई ने कुल 9 बार वाटर ब्लेड का इस्तेमाल किया, जो कि वर्तमान में इस क्षमता का उपयोग करने की अधिकतम संख्या है।
अगर नाइट डेमन स्पाइडर 9 बार इस्तेमाल करने के बाद नहीं मरता तो जियाओ बाई के पास आगे बढ़कर आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और यह सब जल आत्मा पत्थर की बदौलत संभव हुआ। सामान्य तौर पर जियाओ बाई के विकास स्तर के लिए एक एंट्री लेवल वाटर ब्लेड का उपयोग भी अधिकतम 6 बार ही किया जा सकता है। ये जल आत्मा पत्थर ही था जिसने न केवल वाटर ब्लेड की रिलीज गति को तेज किया और इसकी शक्ति को बढ़ाया, बल्कि इसके 3 और उपयोग भी जोड़ दिए। और यह एक बार फिर विकास की गुणवत्ता के महत्व को साबित करता है। इस विचार के पक्के हो जाने पर लिनमो ने नाइट डेमन स्पाइडर के शव को उठाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, फिर शियाओ बाई को आराम करने के लिए पशु प्रशिक्षण स्थल पर वापस भेज दिया। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद जियाओ बाई इतना थक चुका था कि वह और लड़ नहीं सकता था। इससे किशोर 5वें चरण के बीच का अंतर भी उजागर हुआ। क्रूर जानवर और एक स्तर 6 शिशु अवस्था क्रूर जानवर। किशोर 5वें चरण के विरुद्ध शातिर जानवरों की तरह जियाओ बाई लगातार कई लड़ाइयां लड़ सकता था, लेकिन जब शिशु अवस्था के 6ठे स्तर का सामना करना पड़ता है विक्षिप्त जानवर, वह सिर्फ एक मैच के बाद ही थक गया था। हालांकि इससे ये भी साबित हो गया कि यहां आकर खुद को चुनौती देने का उनका फैसला सही था। कठिनाई के साथ ही सुधार संभव है, सुधार से ही प्रगति संभव है। लिनमो को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने का यह एहसास बहुत अच्छा लगता था। शुवानवु के आंतरिक स्थान में 2 घंटे ध्यान करने के बाद लिनमो शियाओ बाई के साथ फिर से निकल पड़ा। अगले कुछ दिनों में लिनमो लगातार शिशु अवस्था के 6ठे स्तर की गतिविधि सीमा के भीतर घूमती रही। क्रूर जानवर। हालांकि शारीरिक शक्ति में अंतर के कारण उसे हर लड़ाई के बाद ध्यान और विश्राम करने की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह एक दिन में अधिकतम 2 या 3 मुकाबले ही लड़ पाता था। पिछले कुछ दिनों की तुलना में यह आवृत्ति काफ़ी कम थी, लेकिन लिनमो को यह महसूस हो रहा था कि पहले की तुलना में शियाओ बाई की प्रगति की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, विशेषकर कौशल दक्षता के संदर्भ में। जियाओ बाई दिन के दौरान वास्तविक युद्ध में भाग लेता था और रात में पशु प्रबंधन क्षेत्र में प्रशिक्षण जारी रखता था। वास्तविक युद्ध के प्रशिक्षण को इसमें शामिल करने का प्रभाव स्कूल में दिए जाने वाले मात्र प्रशिक्षण की तुलना में कहीं अधिक तेजी से देखा गया। इससे लिनमो को लगा कि प्रवेश परीक्षा से पहले शियाओ बाई के वाटर ब्लेड का निपुण स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं था। शुवानवु की प्रगति भी उतनी ही स्पष्ट थी। अपने आंतरिक स्थान को जागृत करने के बाद से जुवानवु अब वह खाना और सोना और खाना वाला प्राणी नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था, विशेषकर तब जब लिनमो ने शियाओ बाई को पशु वश में करने वाले स्थान पर लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया था। जियाओ बाई की लगन से जुवानवु प्रेरित प्रतीत होता था। प्रतिदिन भरपेट भोजन करने के बाद वह स्वयं भी प्रशिक्षण में भाग लेने लगता था। अब इसका कछुआ कवच निम्न श्रेणी कौशल भी प्रवेश स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा चूंकि लिनमो ने काफ़ी संख्या में पृथ्वी आत्मा पत्थर को अवशोषित कर लिया था, इसलिए इस कछुआ कवच निम्न श्रेणी द्वारा प्रदान की गई रक्षात्मक क्षमता पहले से ही कछुआ कवच मध्यवर्ती के बराबर थी। हालांकि कौशल की अपनी रैंक की सीमाओं के कारण भले ही इसमें सुधार जारी रहे, रक्षा में वृद्धि बहुत सीमित होगी। इसलिए लिनमो सोच रहा था कि क्या उसे शुवानवु को सिखाने के लिए एक और कौशल खरीदना चाहिए। एक बीस्टमास्टर का पालतू जानवर कौशल सीख सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष पालतू जानवर कौशल स्क्रॉल खरीदना आवश्यक है। लेकिन उन चीज़ों की कीमत। लिनमो ने अपना सिर हिलाया। वह प्रशिक्षण केंद्र छोड़ने के बाद इस समस्या पर विचार करेगा। अगर तब तक उसके पास पर्याप्त पैसे बच जाते हैं तो शायद वह इस पर विचार कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी भी शियाओ बाई की युद्ध क्षमता में सुधार करना था। इसी विचार के साथ वह शियाओ बाई के साथ आगे बढ़ गया। ये 13वां दिन है। जू पिंगशान ने स्क्रीन पर नंबर 1 वाले लाल बिंदु को देखा। लिनमो शिशु अवस्था के 6ठे स्तर की गतिविधि सीमा में है। 5 दिनों से वह खूंखार जानवरों से लड़ रहा है, फिर भी जाने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह 6ठे स्तर के खूंखार जानवरों को भी आसानी से संभाल सकता है? यही एकमात्र स्पष्टीकरण प्रतीत होता है, युहोंग्यान ने कहा। वास्तव में अगर वह उन्हें आसानी से संभाल नहीं सकता था तो उसे बहुत पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था, चेन सिक्सियन ने भी टिप्पणी की। फिर वहां मौजूद कुछ ही लोग बहुत जटिल भावों के साथ जू किमिंग की ओर देखने लगे। फर्स्ट हाई स्कूल की यह लिनमो आखिर किस तरह की विलक्षण प्रतिभा है? मुझे इस तरह मत देखो। जू किमिंग को उनकी घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ। सच कहूं तो मुझे भी उनसे इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर बाकी लोग चुपचाप बड़ी स्क्रीन की ओर मुड़ गए। फिर युहोंग्यान ने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि यह बदमाश ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। स्क्रीन पर 9 नंबर वाला बिंदु आधार द्वारों की ओर बढ़ रहा था, और वह बिंदु 9वें हाई स्कूल की मेधावी छात्रा लू किंगयान का प्रतिनिधित्व करता था। 13 दिन बीत चुके हैं, अब उसका बाहर आना दुर्भाग्यपूर्ण है, जू पिंगशान ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। दरअसल यह कोई अफसोस की बात नहीं है, चेन सिक्सियन ने कहा। 13 दिन शायद 18 दिनों के रिकॉर्ड से केवल 5 दिन दूर लग सकते हैं,
लेकिन यह मत भूलिए कि जब जंगल में जीवन इस स्तर पर पहुंच जाता है तो एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटा भी उनके लिए अविश्वसनीय रूप से लंबा और पीड़ादायक होता है। और अगर 5 दिनों को घंटों में बदला जाए तो पूरे 120 घंटे होते हैं। अंदर फंसे लोगों के लिए यह शायद 1 सदी से भी अधिक समय है। ये सुनकर बाकी सबने सिर हिलाया। ये बात बिल्कुल सच थी। जिन अधिकांश छात्रों ने अपने प्रवास के रिकॉर्ड को चुनौती देने की इच्छा जताई, उनके लिए ठीक से भोजन न कर पाना मुश्किल से सहनीय था। उनके द्वारा हार मानने का एकमात्र वास्तविक कारण मानसिक यातना और पीड़ा थी। 10 दिनों से अधिक समय तक वे लगातार तनावग्रस्त रहते हुए ही सो पाते थे। इससे उनकी आत्मा थकी हुई लेकिन तनावग्रस्त अवस्था में बनी रहेगी। अंत तक आते आते वे शायद परछाइयों और हवा की आवाज़ से भी डरने लगें। उस तरह की पीड़ा और कष्ट को बिना प्रबल इच्छाशक्ति के सहन करना वास्तव में कठिन है। अब सिर्फ 3 ही खिलाड़ी बचे हैं। मुझे हैरानी है कि आखिर में कौन बाहर आएगा। जू पिंगशान ने बड़ी स्क्रीन पर टकटकी लगाई, उनकी आवाज़ में उत्सुकता भरी थी। इस समय बड़ी स्क्रीन पर केवल 3 बिंदु ही बचे थे। नंबर 1 लिनमो का प्रतिनिधित्व करता है, नंबर 8 रेन युवान का प्रतिनिधित्व करता है और नंबर 6 सिक्स्थ हाई स्कूल की होनहार छात्रा गु हेनिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थिति में सबसे आखिर में कौन आता है, ये वास्तव में अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। चेन सिक्सियन ने कहा, मुझे इस बात की जिज्ञासा है कि क्या ये तीनों पिछले ठहरने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। लियू हेयुन की आंखें चमक उठीं। क्यों न हम एक और शर्त लगाएं। चलो शर्त लगाते हैं कि कौन सबसे लंबे समय तक टिकने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दांव अभी भी 100,000 है। जो भी रिकॉर्ड तोड़ेगा उसे पैसे मिलेंगे। जरूर। अन्य शिक्षक भी उत्साहित हो गए और एक एक करके सहमत हो गए। मैं लिनमो पर दांव लगाता हूँ। जू किमिंग ने सबसे पहले अपनी राय रखी। लिनमो पर उसका भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रेन युवान पर दांव लगाता हूँ। लियू हेयुन ने दृढ़ता से अपने ही बीज का समर्थन किया। मैं गु हेनिंग पर दांव लगाता हूँ। चेन सिक्सियन ने भी अपने ही बीज पर दांव लगाया। फिर उन तीनों ने यू होंगयान और जू पिंगशान की ओर देखा। आप किस लिए हमारी ओर देख रहे हैं? जू पिंगशान हंसते हुए बोले, हमारे दोनों स्कूल तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब शर्त लगाना क्या अपने तीनों पसंदीदा खिलाड़ियों को मुफ्त में पैसे देने जैसा नहीं है? कैसा रहेगा अगर आप शर्त लगाएं कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा? लियू हेयुन ने सुझाव दिया, अगर अंत में कोई भी वास्तव में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता है तो पैसा आपके दोनों स्कूलों के छात्रों को जाएगा। अगर ऐसा है तो जू पिंगशान ने कुछ देर सोचा। मैं तैयार हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। यू होंगयान ने कहा, तो मैं भी इस मजे में शामिल हो जाऊंगी और शर्त लगाऊंगी कि कोई इसे तोड़ेगा नहीं। उन दोनों के इस तरह से शर्त लगाने का कारण महज मनोरंजन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 18 दिनों तक रहने का ये रिकॉर्ड कई वर्षों से कायम था और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। लियू हेयुन ने संक्षेप में कहा, अगर कोई सीट सबसे लंबे समय तक टिकने का रिकॉर्ड तोड़ता है तो ये 500,000 रुपये उस सीट को मिलेंगे। अगर नहीं तो ये 9वें हाई स्कूल और 4थे हाई स्कूल को मिलेंगे। ये तो वाकई दिलचस्प है। चेन सिक्सियन हंसते हुए बोली, हमने जो शर्त लगाई थी उसके अनुसार सबसे आखिर में आने वाले को 400,000 मिलेंगे। अगर आखिरी में आने वाला और रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक ही व्यक्ति हो तो उस बीच से सीधे $900,000 का मुनाफा होगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। 9 लाख से भी ज़्यादा। लियू हेयुन ने कहा, यह मत भूलिए कि अगर रिकॉर्ड टूटता है तो शियाओलान माउंटेन बेस पर 10 लाख का इनाम भी है। 1.9 मिलियन। जू पिंगशान ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, यह कोई छोटी रकम नहीं है। देखते हैं किसे ये रकम मिलती है। परिणाम चाहे जो भी हो, अपना पूरा प्रयास करो। लिनमो के एलीट क्लास में शामिल होने के बाद से 75 दिन बीत चुके हैं। ये शियाओलान माउंटेन बेस में उनका 15वां दिन भी था। शुवानवू ने एक बार फिर अपना स्तर बढ़ा लिया था। नाम जुवानवू, हरा कवच कछुआ। विशेषता, स्थान, योग्यता, कांस्य विकसित। जाति रैंक, प्रथम श्रेणी निम्न रैंक। जन्मजात कौशल, कछुए का खोल निम्न श्रेणी। प्रवेश स्तर, आंतरिक अंतरिक्ष अति उत्कृष्ट। विकास क्रम, किशोर 7वां चरण। किशोर 7वां चरण। लिनमो के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। इस छात्र की विकास दर पिछले साल की युवान अकादमी में प्रवेश पाने वाले सबसे कम रैंक वाले छात्र की विकास दर से भी अधिक थी। लेकिन जिस बात ने उन्हें सचमुच खुश किया वह ये थी, जैसे जैसे उसका रैंक बढ़ा, शुवानवू का आंतरिक स्थान एक बार फिर विस्तारित हो गया। अब आंतरिक स्थान का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर हो गया था और इसकी ऊंचाई बढ़कर 3 मीटर हो गई थी। पहले सीमित जगह के कारण उनके द्वारा बनाए गए आंतरिक स्थान की व्यवस्था काफ़ी तंग थी, जो आराम करने के लिए एक छोटे कमरे के रूप में मुश्किल से ही योग्य थी। लेकिन अब वह आंतरिक स्थान को पूरी तरह से एक शानदार शयनकक्ष में बदल सकता था। ऐसा नहीं था कि वह आराम का लालची था। बात बस इतनी सी है कि बीस्टमास्टर्स को अपने पेशे की वजह से अक्सर जंगल में काम करना पड़ता है।
जब उसके पास खुद को और आरामदायक बनाने के साधन थे तो उसने ऐसा क्यों न किया। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि लिटिल बाई दोबारा कब लेवल अप करेगा। लिनमो ने अपनी नज़र अपने बगल में बैठे लिटिल बाई पर डाली। अभाया अकेडमी की प्रवेश परीक्षा में केवल 15 दिन शेष बचे हैं। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि लिटिल बाई परीक्षा से पहले ही लेवल बढ़ा लेगा, लेकिन अगर यह उससे पहले हो जाए तो और भी बेहतर होगा। लेकिन वह ये भी जानता था कि स्तर में ऊपर उठना एक ऐसी चीज़ है जिसे स्वाभाविक रूप से होने देना होगा। इसलिए कौशल स्तर बढ़ाने की तुलना में वह वास्तव में लिटिल बाई की कौशल दक्षता में एक और कदम की वृद्धि की अधिक प्रतीक्षा कर रहा था। विकास क्रम, किशोर अवस्था, छठा चरण, कौशल दक्षता, कुशल। ये किंगयुआन अकादमी में प्रवेश के लिए आधारभूत योग्यता थी। उन्हें पहले लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा था, लेकिन दूसरे लक्ष्य के बारे में उन्हें अभी भी यकीन नहीं था। सौभाग्यवश कौशल दक्षता में सुधार कुछ हद तक नियंत्रणीय था, इसलिए अब उसे जो करने की जरूरत थी वह ये थी कि परिणाम चाहे जो भी हो वह अपना पूरा जोर लगा दे। इसी विचार के साथ वह लिटिल बाई के साथ फिर से चल पड़ा। उसी समय बेस मॉनिटरिंग रूम। ऐसा लगता है कि हमारे 6th हाई स्कूल के शुरुआती उम्मीदवार को वह 1.9 मिलियन वोट नहीं मिलेंगे। चेन सिक्सियन ने आधार द्वार की ओर तेजी से बढ़ते हुए छठे प्रकाश बिंदु को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है, कम से कम हमारे स्कूल के उस आलसी लड़के से तो बहुत बेहतर है, जू पिंगशान ने कहा। युहोंग्यान ने बड़ी स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, अब यह इन दोनों युवाओं पर निर्भर है कि कौन अंत तक टिक सकता है। इस समय स्क्रीन पर केवल नंबर 1 और नंबर 8 के प्रकाश बिंदु ही बचे थे। दरअसल अन्य वरीयता प्राप्त उम्मीदवार आराम करने के बाद प्रशिक्षण के लिए पहले ही पहाड़ों पर लौट चुके थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम को बदल दिया था, इसलिए उनकी लोकेशन अब इस बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। 3 दिन और वे समय अवधि का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों युवा तब तक टिके रह पाएंगे, चेन सिक्सियन ने कहा। लियू हेयुन के चेहरे के भाव बदलते हुए उसने पूछा, अगर दोनों रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो 500,000 का बोनस किसे मिलना चाहिए? बेशक, जो सबसे आखिर में आएगा, जू पिंगशान ने कहा। भले ही दोनों रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन जो सबसे आखिर में रिकॉर्ड तोड़ेगा वह ज़्यादा निर्णायक तरीके से तोड़ेगा। ये सच है, बाकियों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। शियाओ लैन पर्वत में प्रवेश करने के बाद से 20वां दिन, लिनमो की इच्छा पूरी हुई और उसने लिटिल बाई के लेवल में सुधार देखा। नाम, लिटिल बाई भूत बाघ। विशेषता, जल। योग्यता, गोल्ड इंटरमीडिएट। रेस रैंक, 5 रैंक एडवांस्ड। जन्मजात कौशल, स्टील्थ उन्नत, प्रवेश स्तर वाटर ब्लेड उन्नत, प्रवेश स्तर। विकास क्रम, किशोर अवस्था, छठा चरण। अंततः छठा चरण। लिनमो को ऐसा लगा मानो उसकी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा आखिरकार पूरी हो गई हो। जब से उसे पता चला था कि पिछले साल किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले सबसे निचले रैंक के छात्र का पालतू जानवर किशोर अवस्था के छठे चरण में है, तब से वह बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब अंततः ये लक्ष्य प्राप्त हो गया था। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठे लिटिल बाई की ओर देखा। किशोर अवस्था के छठे चरण में पहुंचने के बाद लिटिल बाई का आकार फिर से बढ़ गया था। अब तो यह एक पूरी तरह से विकसित हस्की से भी बड़ा हो गया था, राजसी और आभा से परिपूर्ण दिख रहा था। विशेष रूप से पारदर्शिता की वह सहज भावना जो रैंक में वृद्धि के साथ तेजी से स्पष्ट होती जा रही थी, जिससे लिटिल बाई एक बर्फीले नीले क्रिस्टल बाग की तरह दिखने लगी थी। अगर इसके शरीर पर काले निशान न होते तो ये सूरज की रोशनी में लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होता। इसके बाद केवल कौशल दक्षता ही शेष रह जाती है। लिनमो ने मुट्ठी भींची और लिटिल बाई के साथ फिर से चल पड़ा। प्रवेश परीक्षा में केवल 10 दिन शेष थे और किंगयुआन अकादमी में उसका प्रवेश होगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस अंतिम प्रयास पर निर्भर था। रेन युवान बाहर आ गया है। बेस मॉनिटरिंग रूम। युहोंग्यान के विस्मयबोधक भाषण के बाद वहां मौजूद सभी शिक्षकों ने दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। निश्चित रूप से रेन युवान का प्रतिनिधित्व करने वाला नंबर 8 प्रकाश बिंदु तेजी से आधार द्वार की ओर बढ़ रहा था। 20 दिन, पिछले रिकॉर्ड से पूरे 2 दिन ज्यादा, लेकिन कितना अफसोस की बात है। जू पिंगशान ने बड़ी स्क्रीन पर लिनमो का प्रतिनिधित्व करने वाले नंबर 1 प्रकाश बिंदु को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। गलत समय पर जन्म हुआ। लियू हेयुन का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। अगर लिनमो न होती तो रेन युवान की उपलब्धि को निश्चित रूप से शानदार माना जाता, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल लिनमो जैसी विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ। F स्तर की योग्यता के साथ उन्होंने न केवल अन्य सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को अपनी क्षमता के मामले में पछाड़ दिया, बल्कि उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा। तुलना में रेन युवान कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह उसके सामने फीकी ही पड़ जाती। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो इस साल का चैंपियन लिनमो ही होना चाहिए। चेन सिक्सियन ने लिनमो को दर्शाने वाले प्रकाश बिंदु को देखा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक थी।
एक चैंपियन तैयार करने से स्कूल और शिक्षकों को अपार लाभ प्राप्त हुए। शिक्षक चेन, कृपया इतनी प्रशंसा करके हमें पतन की ओर न धकेलें। जू किमिंग ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मैं भी मानता हूं कि लिनमो का प्रदर्शन वाकई शानदार है, लेकिन ये तो सिर्फ व्यावहारिक प्रशिक्षण है। ये प्रवेश परीक्षा से काफ़ी अलग है। ठीक है, इतना विनम्र होना बंद करो, लियू हेयुन ने कहा। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप चाहे जो भी बदल जाए, अंततः ये युद्ध क्षमता का ही परीक्षण करती है। लिनमो के वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए चैंपियन बनना तो लगभग तय है। अब सवाल सिर्फ यह है कि उसकी क्षमता कितनी है और वह किस स्तर की अकादमी में प्रवेश पा सकता है। यू होंग्यान ने कहा, पिछले अनुभव के आधार पर किंगयुआन अकादमी में प्रवेश थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कियान अकादमी में प्रवेश निश्चित रूप से संभव है। हुआशिया में शीर्ष 30 में स्थान पाने वाली किंगयुआन अकादमी की तुलना में कियान अकादमी काफ़ी कमज़ोर है, जो मुश्किल से शीर्ष 100 में जगह बना पाती है। लेकिन फिर भी चुवाननिंग के अधिकांश छात्रों के लिए कियान अकादमी पहले से ही एक सीमित स्तर का अस्तित्व है। सामान्य परिस्थितियों में चुवाननिंग के छात्रों का सर्वोच्च लक्ष्य कियान होता है। यही कारण था कि जब ली शू ने सुना कि लिनमो किंगयुआन में प्रवेश के लिए परीक्षा देना चाहती है, तो वह बहुत हैरान रह गई। किंगयुआन अकादमी के बारे में तो सोचना भी मत, जू पिंगशान ने कहा। चुवाननिंग में किशोर 5वां चरण बेशक बाकी सबसे एक पायदान ऊपर है, लेकिन पूरे हुआशिया को देखें तो यह अभी भी बहुत कमज़ोर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेन सिक्सियन ने कहा। किंगयुआन अकादमी हुआशिया की 30 प्रथम श्रेणी अकादमियों में से एक है। जो छात्र अति उत्कृष्ट प्रथम श्रेणी अकादमियों में प्रवेश नहीं पा सकते, वे यहां प्रवेश पाने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं। प्रतियोगिता बेहद कड़ी है। लिनमो की वर्तमान क्षमता अभी भी थोड़ी कम है। इस आकलन को देखते हुए जू किमिंग ने भी चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि इन दोनों ने जो कहा वह सच था। चुवाननिंग के छात्रों के लिए किंगयुआन में दाखिला पाना सचमुच बहुत मुश्किल था। सिजल, जैसे ही वाटर ब्लेड की काटने की आवाज़ गूंजी, घने जंगल में लगभग 2 मीटर लंबा और एक वयस्क की जांघ जितना मोटा एक विशाल गहरे हरे रंग का कनखजूरा धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, शांत और बेजान। शाओ बाई, तुम कमाल हो। लिनमो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और शियाओ बाई के बड़े रोएंदार सिर को गले लगाकर उसे जोर जोर से सहलाने लगी। आज शियाओलान पर्वत आधार में प्रवेश करने के बाद से उनका 25वां दिन था। शिशु अवस्था के छठे स्तर की गतिविधि सीमा में यह उनका 17वां दिन था। क्रूर जानवर, इस समय जियाओ बाई को शिशु अवस्था के छठे स्तर को संभालने वाला कहा जा सकता है। विशियस बीस्ट्स को पूरी आसानी से हरा देता है। उदाहरण के तौर पर अभी अभी कनखजूरे को ही ले लीजिए। नाम, एमरल्ड आर्मर सेंटीपीड। विशेषता, विष। योग्यता, अज्ञात। रेस रैंक, चौथा रैंक विकसित। जन्मजात कौशल, विष स्प्रे मध्यम तीव्र कुतरना मध्यम। विकास क्रम, स्तर 6 शिशु अवस्था। एमरल्ड आर्मर सेंटीपीड की रेस रैंक उस समय के नाइट डेमन स्पाइडर के समान थी। दोनों चौथे स्थान पर थे। विकसित, उनकी विकास रैंकिंग भी समान थी। दोनों शिशु अवस्था के छठे स्तर पर थे। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों जानवरों की ताकत लगभग बराबर थी। उस समय जियाओ बाई ने नाइट डेमन स्पाइडर से निपटने के लिए 9 वाटर ब्लेड का इस्तेमाल किया था और युद्ध के बाद वह थक गया था। लेकिन आज उसने इस एमरल्ड आर्मर सेंटीपीड को हराने के लिए केवल 2 वाटर ब्लेड का इस्तेमाल किया, और लड़ाई के बाद भी वह जोश से भरा हुआ था और फिर से लड़ने के लिए तैयार था। सुधार का प्रभाव स्पष्ट था। इस तरह के बड़े बदलाव और सुधार का कारण ये था। इसके अलावा जियाओ बाई की विकास श्रेणी भी शिशु अवस्था के छठे स्तर तक पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण ये था कि अभी अभी जियाओ बाई की वाटर ब्लेड निपुण रैंक पर पहुंच गई थी। कुशल और प्रवेश स्तर, देखने में तो सिर्फ एक रैंक का अंतर लगता है, लेकिन असल में यह अंतर बहुत बड़ा है। जियाओ बाई के वाटर ब्लेड एडवांस्ड के लिए एंट्री लेवल और प्रोफिशिएंट के बीच का अंतर वाटर ब्लेड की अधिक शक्ति, तेज रिलीज गति और अधिक उपयोगों के अलावा एक बहुत ही स्पष्ट विशेषता है, नियंत्रणीय शक्ति। शुरुआती स्तर के लिए वाटर ब्लेड एक बार लॉन्च होने के बाद अपनी अधिकतम शक्ति पर होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन निपुण स्तर तक पहुंचने के बाद जियाओ बाई जल ब्लेड की शक्ति को अपनी इच्छा से बदल सकता है, यहां तक कि इसे लॉन्च करने के बाद भी। इस बदलाव को कम मत आंकिए। एक पालतू जानवर के लिए शारीरिक ऊर्जा की खपत अधिकतम शक्ति वाले वाटर ब्लेड और न्यूनतम शक्ति वाले वाटर ब्लेड के बीच पूरी तरह से अलग होती है। सबसे सरल उदाहरण, जब वाटर ब्लेड निपुण स्तर पर पहुंच जाता है तो जियाओ बाई इसे लगातार 30 बार तक छोड़ सकता है। लेकिन अगर वे सभी न्यूनतम शक्ति वाले वाटर ब्लेड हैं तो वह इसे लगातार कम से कम 60 बार छोड़ सकता है। भौतिक ऊर्जा खपत में पूरे 2 गुना का अंतर है। हालांकि नियंत्रणीय बिजली का सबसे बड़ा लाभ ऊर्जा बचत नहीं है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है। पहले यदि जियाओ बाई के वाटर ब्लेड को दुश्मन द्वारा चकमा दिया जाता था तो वाटर ब्लेड के उपयोग की गिनती व्यर्थ हो जाती थी।
लेकिन अब ये हर बार न्यूनतम शक्ति वाला वाटर ब्लेड लॉन्च कर सकता है और हिट की पुष्टि होने पर शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये पहले दुश्मन को भ्रमित करने के लिए कम शक्ति वाले वाटर ब्लेड का उपयोग कर सकता है और फिर निर्णायक क्षण में घातक प्रहार करने के लिए उच्च शक्ति वाले वाटर ब्लेड का उपयोग कर सकता है। यह अप्रत्याशित और बहुमुखी आक्रमण विधि निश्चित रूप से शियाओ बाई की युद्ध शक्ति को जबरदस्त बढ़ावा देगी। शियाओ बाई, चलो अगला लक्ष्य ढूंढते हैं। इसी विचार के साथ लिन मो ने शियाओ बाई को लिया और वे आगे बढ़ गए। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह शियाओ बाई को लेकर 7वें शिशु स्तर के योद्धाओं से लड़ने का प्रयास करे। क्रूर जानवर, लेकिन गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। नामांकन परीक्षा में केवल 5 दिन बचे थे। अगर शियाओ बाई को अब चोट लग जाती और परीक्षा प्रभावित होती तो यह नुकसान जायज नहीं होता। इसलिए अगले कुछ दिनों तक उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पैसा कमाना। अब स्तर 6 शिशु अवस्था वहीं खड़े दुष्ट जानवर शियाओ बाई के लिए केवल सामग्रियों के ढेर मात्र थे। इसलिए उन्हें मारना पैसे कमाने का एक तरीका था। वह इतने अच्छे अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दे सकता था। बेस मॉनिटरिंग रूम, जू किमिंग और अन्य 5 शिक्षकों के अलावा लुकिंग्यांग और विभिन्न विद्यालयों के अन्य 4 सीड स्टूडेंट्स भी यहाँ एकत्रित हुए। मौलिक रूप से लुकिंग्यांग और अन्य लोगों ने वहाँ से जाने की योजना बनाई थी। परीक्षा नज़दीक आने के साथ ही उन सभी को वापस जाकर अपनी स्थिति को ठीक करना और तैयारी करनी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लिन मो अभी भी अंदर है तो वे सभी मौन सहमति से वहीं रुक गए। और जब उन्हें पता चला कि लिन मो पहले ही 25 दिनों से अंदर थी तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। 25 दिन, उस आदमी ने ये कैसे कर दिखाया? वेन युवान के चेहरे पर विशेष रूप से जटिल भाव थे। हालांकि वह 20 दिनों तक घर के अंदर ही रही थी, 17वें दिन तक आते आते वह और अधिक समय तक टिक नहीं पा रही थी। रिकॉर्ड तोड़ने की धुन ने ही उसे दांत पीसकर अगले 3 दिनों तक लगातार प्रयास करने के लिए मजबूर किया। इसी वजह से जब वह बाहर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी त्वचा की एक परत उतार दी हो और ठीक होने के लिए उसे पूरे 3 दिन सोने की जरूरत पड़ी। इसलिए जब उसे पता चला कि लिन मो 25 दिनों से जेल में थी तो उसका सदमा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। 25, 25, 25। लुकिंग्यांग लगातार उस संख्या को दोहराता रहा, मानो उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। जब 8वें दिन पहाड़ों में उसकी मुलाकात लिन मो से हुई तो उसने सोचा कि लिन मो बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया है और उसे लिन मो की बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या हुई। इसलिए जब उसे पता चला कि लिन मो बिल्कुल भी नहीं गई थी और 25 दिनों तक वहीं रही थी तो उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि उसमें एक साथ 2 अंडे समा सकते थे। जो व्यक्ति 13 दिनों से अधिक समय तक खुद को संभाल नहीं पाया उसके लिए 25 नंबर से लगा झटका वास्तव में बहुत तीव्र था। 15 दिनों तक लगातार प्रयास करने वाली गु हेनिंग भी ऐसा ही महसूस करती थी। सीड स्टूडेंट्स में से वह एकमात्र ऐसा छात्र था जो लिन मो से नहीं मिला था, लेकिन इससे लिन मो के प्रति उनकी प्रशंसा पर जरा भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि 25 दिन उनके लिए पूरी तरह से असंभव संख्या थी। मेरा कहना है, क्या आप लोग असल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं? गोंगजू अचानक बोल पड़ा। वह 8वें दिन बाहर आया था क्योंकि उसका पालतू जानवर घायल हो गया था। इसलिए लिन मो का 25 दिनों तक वहां रह पाना उसके लिए दूसरों की तुलना में कम चौंकाने वाला था। क्या मतलब? लुकिंग्यांग ने पूछा। वेन युवान और गु हेनिंग ने भी गोंगजू की ओर देखा। मुद्दा यह नहीं है कि लिन मो 25 दिन से यहाँ रह रहा है, बल्कि यह है कि वह 25 दिन से यहाँ है और अभी भी बाहर आने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा है, गोंगजू ने कहा। लुकिंग्यांग और अन्य दोनों एक साथ स्तब्ध रह गए। फिर उन सभी ने दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इस पर लिन मो का प्रतिनिधित्व करने वाला नंबर 1 प्रकाश बिंदु अभी भी शिशु अवस्था के 6ठे स्तर की गतिविधि सीमा के भीतर था। खूंखार जानवर द्वार की ओर बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। इस दृश्य ने पहले से ही सदमे में डूबे समूह को पूरी तरह से सन्नाटे में डाल दिया। काफी देर बाद लुकिंग्यांग को आखिरकार होश आया और उसने जटिल भावों के साथ बुदबुदाते हुए कहा, लिन मो, तुम जरूर एक राक्षस हो। चुप रहो। यू होंग्यान ने लुकिंग्यांग को घूर कर देखा, फिर जू किमिंग की ओर मुड़कर कहा, शिक्षक जू, लिन मो चाहे बाहर आना चाहे या न चाहे, आपको उसे आज ही बाहर बुलाना होगा। जू किमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। नामांकन परीक्षा से पहले अभी भी कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना बाकी था और अगर लिन मो आज सामने नहीं आती तो बहुत देर हो जाएगी। ये बहुत दुख की बात है। अगर परीक्षा ना होती तो मैं सचमुच देखना चाहती कि इस बच्चे की क्षमता की सीमा क्या है, लियू हेयुन ने आह भरते हुए कहा। 25 दिन उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से देखा था। उनका सदमा दरअसल सीड स्टूडेंट्स के सदमे से कम नहीं था। चेन सिक्सियन ने भी भावुक होकर आह भरी। भविष्य में अगर कोई लिन मो का रिकॉर्ड तोड़ भी देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति लिन मो से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि लिन मो न केवल 25 दिनों तक टिके रहने में सक्षम थे, बल्कि समय ने उन्हें केवल 25 दिनों तक ही रहने की अनुमति दी थी।
लिनमो को पर्वतीय गश्ती दल के कर्मियों द्वारा अड्डे के मुख्य द्वार तक ले जाया गया। फिर उसने जू किमिंग को अपने बगल में खड़े लोगों के एक समूह के साथ देखा। हालांकि जिस तरह से उन लोगों ने उसे देखा, उन आंखों और भावों के साथ उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई ऐसा राक्षस हो जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो। शिक्षक जू, उस विचित्रता को सहन करते हुए उन्होंने जू किमिंग का अभिवादन करने की पहल की। फिर उसने लू किंग्यांग और रेन युवान जैसे अपने परिचित लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ये तो दूसरे स्कूलों के शिक्षक हैं। जू किमिंग ने लियू हेयुन और उनके बगल में बैठे अन्य लोगों की ओर इशारा किया। नमस्कार शिक्षकों, लिनमो ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। बच्चे, तुम तो वाकई कमाल हो, लियू हेयुन ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ कहा। तुम्हारी शारीरिक शक्ति तो असाधारण है ही, साथ ही तुम्हारा रूप रंग भी लाजवाब है। इस साल की प्रवेश परीक्षा के बाद मुझे डर है कि कई लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी, यू होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वाकई देखने में बेहद आकर्षक व्यक्ति हैं, जू पिंगशान ने कहा। लिनमो, उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि इन टिप्पणियों का जवाब कैसे दें। ठीक है, तुम लोग उसे डराओ मत, चेन सिक्सियन ने लिनमो की ओर मुड़कर कहा। मुझे जिज्ञासा है, तुम छठे स्तर की शिशु अवस्था में ही क्यों अटकी रहीं? अंत में खतरनाक जानवरों का गतिविधि क्षेत्र, क्या इसका कारण यह है कि आप पहले से ही लेवल 6 के जानवरों को आसानी से संभाल सकते हैं? लिनमो ने जू किमिंग की ओर देखा। जू किमिंग को सिर हिलाते देख ही उसने कहा, हाँ। शिक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों की गहराई में सदमे का एक हल्का सा भाव झलक उठा। हालांकि उन्हें इस परिणाम की आशंका थी। लिनमो को अपनी आंखों से यह बात स्वीकार करते देखना अब भी काफी असरदार था। इसी बीच लू किंग्यांग समेत चारों शीर्ष खिलाड़ियों ने एक साथ ठंडी हवा में सांस ली। गोंगजू के अलावा, जो पहले ही सामने आ चुके थे, शेष 3 ज्यादातर किशोर अवस्था के चौथे चरण की सीमा के भीतर ही सक्रिय थे। जाने से पहले क्रूर जानवर कभी कभार ही किशोर 5वें चरण के जानवरों को चुनौती देते हैं, लेकिन लिनमो वास्तव में शिशु अवस्था के छठे स्तर को संभाल सकती थी। विक्षिप्त जानवर को आसानी से हरा देता है। उनके और लिनमो के बीच का फासला बहुत ही ज्यादा था। बच्चे, इसे लो, लियू हेयुन ने एक बैंक कार्ड निकाला और लिनमो को देते हुए कहा। हम शिक्षकों ने शर्त लगाई थी कि सबसे आखिर में कौन बाहर आएगा। तुम जीत गए, इसलिए ये शर्त की इनामी राशि है। लिनमो ने एक बार फिर जू किमिंग की ओर देखा। इसे लें। जू किमिंग मुस्कुराए और लिनमो को देने के लिए एक बैंक कार्ड निकाला। इसके अंदर शियाओलान माउंटेन बेस की ओर से ठहरने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इनाम है। आमतौर पर इनाम 1 मिलियन होता है, लेकिन चूंकि आपने इस बार रिकॉर्ड की अवधि में पूरे 7 दिनों का सुधार किया है, इसलिए टीम ने अस्थायी समायोजन किया और इसे आपके लिए 1.5 मिलियन तक बढ़ा दिया है। शुरू में बेस आपके लिए एक भव्य समारोह आयोजित करना चाहता था, लेकिन चूंकि समय पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने आपकी ओर से इसे अस्वीकार कर दिया। लिनमो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दोनों बैंक कार्ड रख दिए। धन्यवाद शिक्षक जू। मुझे धन्यवाद मत दो, तुमने इसे कमाया है, जू किमिंग ने कहा। दोनों कार्डों में कुल 24 लाख रुपये हैं। इनका सदुपयोग करो। लिनमो ने थोड़ी हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें शिक्षकों की ओर से मिलने वाली पुरस्कार राशि 900,000 रुपये जितनी होने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने लियू हेयुन और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद शिक्षकों। लियू हेयुन और बाकी सभी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उनकी सट्टेबाजी एक व्यक्तिगत कार्रवाई थी। लिनमो को 900,000 रुपये केवल इसलिए मिले क्योंकि वह जीत गया था। अगर कोई और जीतता तो ये पैसा स्वाभाविक रूप से उसे ही मिलता। इसलिए वे वास्तव में उनके धन्यवाद को स्वीकार नहीं कर सके। उसके बाद वे सभी अपने अपने बीज लेकर चले गए। हालांकि पीछे से देखने पर उनकी आकृतियां कुछ उदास प्रतीत होती थीं। पिछले वर्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रत्येक स्कूल से आए छात्रों की क्षमता लगभग समान थी। प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक किसी को नहीं पता था कि विजेता कौन होगा, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा था कि परिणाम को लेकर अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। इससे स्वाभाविक रूप से शिक्षकों में थोड़ी निराशा पैदा हो गई। उनके बगल में पड़े बीजों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। यहाँ आने से पहले उनमें से प्रत्येक अपने अपने स्कूल में सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली छात्र थे। उनमें से हर कोई आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सिटी चैंपियन का खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद लिनमो ने उन्हें इस हद तक पीछे छोड़ दिया कि उनके स्वाभिमान का एक अंश भी बाकी नहीं रह गया। इस तरह की असमानता वास्तव में मनोबल गिराने वाली थी। उद्धरण चिन्ह। लिनमो, जब बाकी लोग दूर चले गए तब जाकर जू किमिंग ने आखिरकार कहा, क्या तुम्हारा पालतू जानवर पहले से ही छठे स्तर की शिशु अवस्था में है? हाँ, ये 5 दिन पहले ही लेवल 6 पर पहुंच गया था। लिनमो ने कहा। क्या? जू किमिंग अचानक चौंक गया। ये तो 5 दिन पहले ही छठे स्तर पर पहुंचा था। हाँ, क्या हुआ? लिनमो को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जू किमिंग ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी।
जू किमिंग ने लिनमो की ओर देखते हुए कहा, मुझे याद है कि तुम शिशु अवस्था के छठे स्तर पर पहुंच चुके हो। 8वें दिन विकट जानवर की गतिविधि का दायरा सीमित था, है ना? लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जू किमिंग ने गहरी सांस ली। दूसरे शब्दों में, 8वें दिन से 20वें दिन तक तुम हमेशा लेवल 5 के रूप में लेवल 6 के जानवरों से लड़ रहे थे। लिनमो ने फिर से सिर हिलाया। जू किमिंग, उसे हमेशा से यही लगता था कि लिनमो का पालतू जानवर 8वें दिन छठे स्तर की शिशु अवस्था में पहुंच गया था। उसने ये भी सोचा कि लिनमो लेवल 6 की पशु गतिविधि सीमा में प्रवेश कर चुका है क्योंकि उसके पालतू जानवर का स्तर बढ़ गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लिनमो पूरे समय उच्च स्तर के दुश्मनों के खिलाफ निचले स्तर पर लड़ रहा था। ये जानना जरूरी था कि आधार पर मौजूद खूंखार जानवर अधिक जंगली थे, इसलिए उनकी ताकत बाहरी दुनिया में समान स्तर के पालतू जानवरों की तुलना में कुछ अधिक थी। इन परिस्थितियों में समान स्तर की लड़ाई जीत पाना ही काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन लिनमो ने वास्तव में 12 दिनों तक संघर्ष करके एक स्तर ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। उनके लिए यह आश्चर्य बहुत बड़ा था। उसने लिनमो की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे खुद भी असंभव लग रहा था, तो अब क्या तुम लेवल 7 शिशु अवस्था से लड़ सकते हो? क्रूर जानवर। लिनमो ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैंने कोशिश तो नहीं की है, लेकिन इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जू किमिंग, शिशु अवस्था में कुल 9 चरण होते हैं। 9वें चरण के बाद पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश करता है। परिपक्व अवस्था और शिशु अवस्था दो बिल्कुल अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन दोनों के बीच गुणात्मक अंतर है। सरल शब्दों में कहें तो भले ही 10 किशोर 9वें चरण में हों, अगर पालतू जानवरों ने हाथ मिला लिया तो भी वे किसी ऐसे पालतू जानवर को कभी नहीं हरा सकते थे जो अभी अभी परिपक्व अवस्था में पहुंचा हो। इसलिए चाहे वह कोई खूंखार जानवर हो या पालतू जानवर, वह जितनी परिपक्वता की अवस्था के करीब होगा, स्तर दमन की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो परिपक्वता की अवस्था के जितना करीब होते हैं, अपने स्तर से ऊपर की चुनौतियों का सामना करना उतना ही कठिन होता जाता है। तो जू किमिंग का अभी का सवाल वास्तव में एक बहुत ही साहसिक विचार था। उन्हें खुद लगता था कि लिनमो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लिनमो सीधे तौर पर उन्हें कोई खास समस्या नहीं कह देगी। इससे वह थोड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि उनके विचार में ये सचमुच अविश्वसनीय था। काफी समय बीत गया। जू किमिंग अचानक होश में आया और फिर अनजाने में धीरे से खुद से बुदबुदाया, अगर ऐसा है तो किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाना उतना भी असंभव नहीं है। शिक्षक जू, आपने क्या कहा? जू किमिंग की आवाज़ बहुत धीमी थी, लिनमो उन्हें ठीक से सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, जू किमिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, चलिए हम भी चलते हैं। वापस आने पर हमें आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लिनमो ने सिर हिलाया और जू किमिंग के साथ कार में बैठ गई। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय जू किमिंग की आंखें उम्मीद और उत्साह से भरी हुई थीं। वापस स्कूल, जू किमिंग ने स्वयं लिनमो के साथ जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। तभी उन्होंने निर्देश दिया, आने वाले दिनों में आप अपने प्रशिक्षण में उचित रूप से ढील दे सकते हैं ताकि परीक्षा के दौरान आपकी स्थिति प्रभावित न हो। समझ गया, लिनमो ने सिर हिलाया। उन्हें काम और आराम के बीच संतुलन के सिद्धांत की समझ थी। शियाओलान माउंटेन बेस में इतने लंबे समय तक इतने गहन प्रशिक्षण के बाद उन्हें और शियाओबाई को वास्तव में आराम करने की जरूरत थी। इसलिए स्कूल छोड़ने के बाद वह सीधे ग्रेट शिया मॉल चला गया। हालांकि ये पहले से अलग था। पहले वह चीजें खरीदने आता था, लेकिन इस बार वह बेचने आया था। संक्षिप्त पूछताछ के बाद वह रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे मॉल के दूसरे तहखाने वाले तल तक गया। वहां लगभग 30 वर्ष की एक खूबसूरत महिला, लंबी कद काठी वाली और पेशेवर पोशाक पहने हुए, सोने के फ्रेम वाले चश्मे के साथ, ने उनका स्वागत किया। नमस्कार, मैं सामग्री अधिग्रहण विभाग का प्रभारी प्रबंधक हूं। मेरा नाम शी मिन है। लिनमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस श्रेणी के खूंखार जानवरों के शव बेचना चाहते हैं? जी मिन ने पूछा। लिनमो ने कहा, चौथे स्तर के शिशु अवस्था से लेकर छठे स्तर के शिशु अवस्था तक सब कुछ। जिया मिन चौंक गया। तुम एक से ज्यादा खूंखार जानवर के शव बेच रहे हो? कुल मिलाकर 78 हैं, लिनमो ने कहा। 7, 78? जी मिन कुछ चौंक गया। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी बड़ी मात्रा में खूंखार जानवरों के शव नहीं देखे थे। सामग्री अधिग्रहण की प्रभारी प्रबंधक के रूप में उन्होंने सैकड़ों खूंखार जानवरों के शव देखे थे जब बड़े पैमाने पर समूह उन्हें बेचने आते थे। लेकिन एक अकेली व्यक्ति, और वह भी एक छात्रा के लिए, एक ही बार में इतने सारे खूंखार जानवरों के शव बेचना वास्तव में उसके लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। कुछ देर रुकने के बाद उसने लिनमो की ओर देखा। छात्र, अगर मैं पूछ सकती हूं तो ये खूंखार जानवरों के शव कहां से आए? लिनमो तुरंत जी मिन की सोच समझ गया। क्या आपको संदेह है कि इन खूंखार जानवरों के शव अवैध तरीकों से प्राप्त किए गए थे? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, जी मिन ने तुरंत समझाया। क्योंकि आप इतनी बड़ी मात्रा में सामान बेच रहे हैं, इसलिए मुझे स्रोत की पुष्टि करनी होगी।
हमारे ग्रेट जिया मॉल में सभी बड़े सौदों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, कृपया गलतफहमी न पालें। लिन मो ने सिर हिलाया और कहा, ये सभी खूंखार जानवरों के शव मैंने शियाओलान पर्वत अड्डे पर अपने प्रशिक्षण के दौरान मारे थे। ये स्रोत ठीक होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो फिर स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। जीमिन के बोलते ही वह अचानक फिर से रुक गई। शियाओलान माउंटेन बेस, क्या तुम अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट हो? उस समय शियाओलान माउंटेन बेस में प्रशिक्षण के लिए जाने में सक्षम एकमात्र छात्र विभिन्न हाई स्कूलों के होनहार छात्र थे। हाँ, लिन मो ने कहा, लेकिन मैं बीज हूं या नहीं, इसका इस लेन देन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? जियामिन मुस्कुराए। हाँ, ऐसा ही है। प्रत्येक हाई स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए हम कीमत तय करते समय कुछ विशेष रियायतें देते हैं। अरे, ऐसा क्यों? लिनमो को इतनी अच्छी बात की उम्मीद नहीं थी। इसके विशिष्ट कारण काफ़ी जटिल हैं, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो बीज ऐसे बीस्ट मास्टर हैं जिनमें अपार क्षमता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पहले से ही अच्छा तालमेल बन सके। जी मिन ने कहा। लिनमो को ये बात समझ आ गई। कितना दूरदर्शी और भव्य दृष्टिकोण है। ग्रेट शिया मॉल के पूरे हुआशिया में पाए जाने का एक कारण था। बिल्कुल, जी मिन ने आगे कहा, अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप इस तरजीही व्यवहार को अस्वीकार भी कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ, इतनी अच्छी बात को मैं क्यों मना करूंगी? लिनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें समझ आ गया था कि ग्रेट जिया मॉल ने ऐसा क्यों किया। ये बस एक बड़ा जाल फेंकने, बहुत सारी मछलियां पकड़ने और उनमें से सबसे अच्छी मछली को चुनकर उसका पीछा करने जैसा था। अगर कोई बीस्टमास्टर जिसके साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे भविष्य में एक महान हस्ती बन जाता है, तो वे निश्चित रूप से आज ग्रेट जिया मॉल द्वारा किए गए उस एहसान को याद रखेंगे। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि इस लाभ को लेने से वह बाद में उनका ऋणी हो जाएगा। क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो यह मूल रूप से एक व्यापारिक सौदा था, अभी एक छोटी सी मदद के बदले भविष्य में उसकी थोड़ी सी सद्भावना प्राप्त करना। ये सौदा फिर भी फायदेमंद था। ठीक है, तो अब आप सभी शवों को बाहर निकाल सकते हैं और मैं आपको कीमत की गणना करने में मदद करूंगा, जी मिन ने कहा। लिनमो ने सिर हिलाया और समनिंग फॉर्मेशन बनाने का नाटक करने लगी। अन्य बीस्टमास्टर्स को अपने पशु वशीकरण स्थान से वस्तुओं को संग्रहित करने या पुनः प्राप्त करने के लिए संरचनाएं बनाने की आवश्यकता होती थी। हालांकि उसका गठन पूरा होने से पहले ही अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। लिनमो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। आवाज़ का पीछा करते हुए लुकिंग्यांग और रेन युवान एक रिसेप्शनिस्ट के नेतृत्व में चलकर वहां पहुंचे। लिनमो ने फॉर्मेशन बनाना बंद कर दिया और उन दोनों की ओर देखा। क्या तुम लोग भी खूंखार जानवरों के शव बेचने आए हो? हाँ, लुकिंग्यांग ने कहा। संसाधन खरीदने के लिए जानवरों के शव बेच रहा हूं ताकि परीक्षा से पहले थोड़ा और सुधार कर सकूं। हालांकि चैंपियन का खिताब तो तुम्हारा ही है, लेकिन अपनी ताकत में थोड़ा सुधार करना हमेशा फायदेमंद होता है। ऐसा मत कहो, लिनमो ने कहा। परीक्षा परिणाम आने तक सभी को मौका मिलेगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि हद से ज्यादा विनम्रता दिखाना पाखंड है? रेन युवान ने लिनमो की तरफ देखा। हमारी ताकत में अंतर साफ दिख रहा है, फिर भी तुम यही कहते रहते हो कि सबको मौका मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि यह बात हमें कितनी चुभती है? ओह, लिनमो ने कुछ अजीब तरीके से अपनी नाक रगड़ी। उन्हें रेन युवान से इतनी स्पष्टवादिता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रेन युवान ने लुकिंग्यांग को जिस तरह से चुप कराया था उसे याद करके उसे अब आश्चर्य नहीं हुआ। रेन युवान के व्यक्तित्व को देखते हुए उसका इस तरह बोलना कोई अजीब बात नहीं थी। ये सुनकर जी मिन की आंखें अपने आप चमक उठीं और उसने लिनमो की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिनमो न केवल स्कूल की शीर्ष वरीयता प्राप्त छात्रा होगी, बल्कि इस वर्ष चुवाननिंग शहर की संभावित चैंपियन भी होगी। इससे उन्हें प्रेरणा की एक लहर मिली और एक बहुत ही साहसिक विचार आया। हालांकि उसने अभी तक इस विचार को जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने लुकिंग्यांग और रेन युवान की ओर देखा। क्या तुम दोनों भी खूंखार जानवरों के शव बेचने आए हो? उनकी पुष्टि मिलने के बाद उसने तुरंत बीजों के लिए तरजीही व्यवहार के बारे में एक बार फिर से बताया। स्वाभाविक रूप से लुकिंग्यांग और रेन युवान ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार करना चुना। ठीक है, तो क्या आप तीनों कृपया उन खूंखार जानवरों के शवों को एक एक करके बाहर निकालेंगे जिन्हें आप बेचना चाहते हैं? मैं कीमतों की गणना करने में आपकी मदद करूंगा, जी मिन ने कहा। मैं पहले जाऊंगी, कोई हैरानी नहीं होगी, मेरे पास सबसे कम होंगे, लुकिंग्यांग ने कहा और तुरंत एक समनिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 12 खूंखार जानवरों के शव उनके सामने प्रकट हुए। इनमें 10 लेवल 4 शिशु अवस्था के और 2 किशोर 5वीं अवस्था के जीव शामिल थे। जिया मिन ने शवों का निरीक्षण किया और तुरंत एक अनुमान दिया। 12 खूंखार जानवरों के शवों की कुल कीमत 1.04 मिलियन है। इसके अतिरिक्त बीजों पर कुल कीमत पर 10% का प्रीमियम लगता है, इसलिए आपको मिलने वाली वास्तविक कीमत 1.14 मिलियन होगी।
उसने लू किंग्यांग की ओर देखा और कहा, अगर आप ये कीमत स्वीकार कर लें तो मैं तुरंत स्थानांतरण की व्यवस्था कर दूंगी। स्वीकृत। लू किंग्यांग ने जरा भी संकोच नहीं किया। चुवाननिंग में ऐसी बहुत कम कंपनियां थीं जो इस तरह के लेन देन को इतनी कुशलता से पूरा कर सकती थीं। इसके अलावा ग्रेट शिया मॉल द्वारा प्रस्तावित कीमत वास्तव में बहुत उचित थी। फिर रेन युवान की बारी थी। वह कुल 25 खूंखार जानवरों के शव लेकर आए। इनमें 19 चौथे स्तर के शिशु अवस्था वाले और 6 किशोर 5वें स्तर के जीव शामिल थे। जियामिन का भाव 2.24 मिलियन था, जो 10% की वृद्धि के बाद 2.46 मिलियन हो गया। रेन युवान को इस कीमत पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अंत में लिनमो की बारी थी। जब लिनमो ने फॉर्मेशन बनाने का नाटक किया तो लू किंग्यांग और रेन युवान दोनों ने उसकी ओर देखा। वे दोनों बहुत उत्सुक थे। लिनमो के खूंखार जानवरों के शव कितने में बिक सकते हैं? ये तो हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये कैसे संभव है? अपने सामने खूंखार जानवरों की लाशों के पहाड़ जैसे ढेर को देखकर लू किंग्यांग और रेन युवान दोनों ने एक के बाद एक विस्मय बोध से चीख मारी। उन्हें उम्मीद थी कि लिनमो ने कई खूंखार जानवरों को मारा होगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी संख्या इतनी अधिक होगी। तुमने ये कैसे किया? रेन युवान ने लिनमो की ओर देखा। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी। वह 20 दिनों तक घर के अंदर रही और 25 खूंखार राक्षसों को मार डाला। ये दक्षता वास्तव में बिल्कुल भी कम नहीं थी। ये पिछले वर्षों के बीज के औसत स्तर से भी अधिक था। लेकिन लिनमो ने 25 दिनों में लगभग 80 खूंखार राक्षसों को मार डाला था, यानी औसतन प्रतिदिन 3 से अधिक। यह अब उच्च या निम्न दक्षता का प्रश्न नहीं रह गया था। यह इतनी तेज रफ्तार थी कि किसी को भी डर के मारे मौत आ सकती थी। मैंने क्या गलती की? लिनमो ने अनजान बनने का नाटक किया। रेन युवान ने लिनमो की ओर सीधे देखते हुए कहा, प्रशिक्षण केंद्र में अपनी आत्मा और शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए मुझे हर दिन कम से कम 8 घंटे आराम करना पड़ता था। आराम करने के बाद मैं अपने पालतू जानवर को, जो पूरी रात पहरा दे रहा था, 4 घंटे और आराम करने देता था। फिर दिन में 3 बार भोजन की व्यवस्था करने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। इसलिए प्रशिक्षण के लिए मैं प्रतिदिन वास्तव में केवल 10 घंटे का समय ही उपयोग कर सकता था। उन 10 घंटों में से लक्ष्यों की खोज में बिताया गया समय, लड़ाई में बिताया गया समय और लड़ाई के बाद पालतू जानवर के अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में लगने वाला समय घटा देने के बाद लगभग कुछ भी नहीं बचता है। और यह मानकर चल रहे हैं कि पालतू जानवर घायल नहीं हुआ है। अगर उसे मामूली सी भी चोट लग जाती है तो वह कम से कम 2 या 3 दिन तक लड़ नहीं सकता। इन परिस्थितियों में प्रतिदिन 1 या 2 लड़ाइयों की गारंटी दे पाना भी बेहद मुश्किल है। तो आप एक दिन में कम से कम 3 लड़ाइयां लड़ने में कैसे कामयाब रहे? ये निश्चित रूप से आंतरिक स्थान के कारण था। इन स्पेस की मदद से लिनमो को पूरी तरह से आराम करने के लिए दिन में केवल 6 घंटे की ही आवश्यकता होती थी। इसके अलावा जब वह आराम कर रहा था तब जियाओ बाई भी आराम कर सकता था। इसलिए उन्हें दिन में केवल 6 घंटे आराम की आवश्यकता थी। सिर्फ इसी एक बिंदु पर उन्होंने रेन युवान की तुलना में 6 घंटे बचाए। फिर पालतू जानवर को युद्ध के बाद अपनी शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का समय मिलता था। इस दौरान रेन युवान को खतरे से सावधान रहना पड़ा। लेकिन जब जियाओ बाई ठीक हो रहा था तब वह शांति से खाना खा सकता था और यहाँ तक कि जियाओ बाई के ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ध्यान का भी उपयोग कर सकता था। इससे रेन युवान की तुलना में उसके 2 या 3 घंटे और बच गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रशिक्षण में बिताया गया उसका वास्तविक समय रेन युवान की तुलना में कम से कम 8 घंटे अधिक था। इन परिस्थितियों में एक दिन में 3 से 4 लड़ाइयां लड़ने में सक्षम होना वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अगर उसने 12 दिन लगातार अपनी क्षमता से ऊपर की चुनौतियों का सामना न किया होता तो उसकी दक्षता और भी अधिक हो सकती थी। बिल्कुल, वह इन बातों को केवल अपने मन में सोचता था और वास्तव में उन्हें बोलकर नहीं बताता था। आंतरिक स्थान के मामले को अल्पावधि में किसी भी हालत में उजागर नहीं किया जा सकता था। हालांकि रेन युवान के गंभीर चेहरे को देखकर वह उसे धोखा देने के लिए झूठ गढ़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, माफ कीजिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। रेन युवान कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराए, भले ही यह वह जवाब नहीं है जो मैं चाहती थी, लेकिन कम से कम आपने मुझे टालने के लिए किस्मत या संयोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप वास्तव में काफ़ी अच्छे इंसान हैं। लिनमो को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उन्हें इस तरह के मूल्यांकन की उम्मीद नहीं थी। हालांकि किसी के सामने इस तरह की बात कहने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद सीधी सादी रेन युवान ही थी। फिर रेन युवान ने शीमिन की ओर मुड़कर कहा, मैनेजर शी, आपका समय लेने के लिए क्षमा करें। अब आप उसके लिए कीमत की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करो और गणना करो, लू किंग्यांग ने तुरंत कहा। लिनमो के खूंखार राक्षस के शव वास्तव में कितने में बिक सकते हैं? वह जिज्ञासा से मरनासन था। ठीक है,
जिया मिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शवों का निरीक्षण शुरू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसने लिन मो की ओर देखते हुए कहा, इन खूंखार जानवरों के शवों का कुल मूल्य 13.56 मिलियन है। 10% की वृद्धि के साथ ये 14.91 मिलियन हो जाता है। मैं इसे आपके लिए राउंड अप कर देती हूँ, इसलिए अंतिम कीमत 15 मिलियन है। ये संख्या सुनकर हालांकि लू किंगयांग और रेन युवान कुछ हद तक तैयार थीं, फिर भी वे थोड़ी हैरान रह गईं। वे 15 मिलियन के आंकड़े से ही हैरान नहीं थे, लेकिन उस संख्या के पीछे छिपे अर्थ से। सामान्य तौर पर एक खूंखार जानवर के शव की कीमत 2 कारकों द्वारा निर्धारित होती है, दुर्लभता और खूंखार जानवर का पद। पहली बात तो स्पष्ट थी। जहां तक दूसरे विकल्प की बात है, स्वाभाविक रूप से दुष्ट जानवर का रैंक जितना ऊंचा होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। शियाओलान पर्वत बेस में बहुत कम ही ऐसे दुर्लभ खूंखार जीव पाए जाते थे। इसलिए लिन मो को इतनी ऊंची कीमत मिलने का केवल एक ही कारण हो सकता था, उसने जिन खूंखार जानवरों को मारा था उन सभी का रैंक अपेक्षाकृत उच्च था। दूसरे शब्दों में कहें तो लिन मो ने न केवल उनसे अधिक खूंखार जानवरों को मारा था, बल्कि उनका रैंक भी उनसे ऊंचा था। धिक्कार है, ये सनकी तो बहुत ही निराशाजनक है। लू किंगयांग तुरंत मुड़ी और चली गई। लिन मो से मिलने के बाद से ही उसके आत्मविश्वास को लगातार ठेस पहुंच रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लग रहा था कि वह अवसादग्रस्त हो जाएगा। लिन मो, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगी। रेन युवान ने इतना कहकर अपना मुंह मोड़ा और चली गई। इस दृश्य को देखकर जीमिन को लिन मो के संभावित चैंपियन होने की संभावना पर और भी अधिक यकीन हो गया। इससे उसके दिल में पनपा वह साहसिक विचार और भी मजबूत हो गया। जहां तक लिन मो की बात है, उन दोनों को जाते हुए देखने के बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ था। 15 मिलियन। उन्होंने दरअसल एक ही बार में 15 मिलियन कमा लिए थे। पिछले 24 लाख और उनके कार्ड में बचे हुए 3 लाख को मिलाकर उनकी मौजूदा कुल राशि 18 मिलियन के करीब पहुंच रही थी। ऐसा लगता है कि बीस्ट मास्टर बनने में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन उसे कमाना उतना मुश्किल भी नहीं है। लिन मो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। हालांकि उन्होंने एक मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं था कि बीस्ट मास्टर्स के लिए पैसा कमाना आसान था, बल्कि मजबूत बीस्ट मास्टर्स के लिए पैसा कमाना आसान था। अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वह सीड नहीं बन पाता और उसे शियाओलन माउंटेन बेस में प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अभिजात वर्ग के अन्य लोगों के पास पैसा कमाने का कोई अवसर ही नहीं था। अगर वह इतना शक्तिशाली न होता तो शियाओलन पर्वत के आधार तक जाने पर भी वह इतने सारे खूंखार राक्षसों को नहीं मार पाता। उदाहरण के लिए, लू किंगयांग ने अंत में केवल 10 लाख से कुछ अधिक ही बेचे थे, जो कि एक पालतू जानवर के लिए अधिकतम 3 महीने के भोजन का खर्च ही उठा सकते थे। इसलिए इतनी अधिक धनराशि अर्जित करने का मूल कारण यह था कि वह काफी मजबूत था। शक्ति ही आधार थी। छात्र लिन मो। जीमिन ने लिन मो के विचारों को बीच में रोकते हुए कहा, क्या आप इस वर्ष हमारे ग्रेट जिया मॉल के प्रवक्ता बनने में रुचि रखेंगे? प्रवक्ता? लिन मो चौंक गई। खूंखार राक्षसों के अस्तित्व के कारण ये दुनिया सुरक्षित नहीं थी, बल्कि इसे खतरों से भरी हुई कहा जा सकता था। परिणामस्वरूप ब्लू स्टार पर मनोरंजन उद्योग विकसित नहीं था और उनके पिछले जीवन की तरह सितारों की कोई अवधारणा नहीं थी। इसलिए अपने पिछले जीवन से प्रवक्ता शब्द को अचानक सुनकर लिन मो थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि वह जल्दी ही समझ गया कि क्या हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये व्यापारियों द्वारा अपनाई गई एक प्रचार रणनीति थी, ठीक वैसे ही जैसे वे उस वर्ष के गांव चैंपियन को लर्निंग मशीनों का प्रवक्ता चुन लेंगे। ग्रेट जिया मॉल अपने प्रचार के लिए वार्षिक चैंपियन की भी तलाश करेगा। लेकिन मैं अभी चैंपियन नहीं हूं, लिन मो ने कहा। जिया मिन मुस्कुराई और बोली, एक बार जब आप चैंपियन बन जाते हैं तो आपको अपना प्रवक्ता बनाने के लिए कंपनियां आपके दरवाजे पर धावा बोल देंगी। इसलिए मैं अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं और इस अवसर को पहले से ही सुरक्षित करना चाहती हूं। एंडोर्समेंट अनुबंध को पहले से ही सुरक्षित करना, यह जी मिन के मन में आया साहसिक विचार था। यह विचार वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि यह अभी भी अज्ञात था कि लिन मो चैंपियन बन पाएगी या नहीं। अगर वह जुआ जीत जाती तो स्वाभाविक रूप से सभी खुश होते, लेकिन अगर वह हार जाती तो शायद उसे काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि लिन मो के प्रति लू किंगयांग और रेन युवान का रवैया और लिन मो का 78 खूंखार राक्षसों के शवों का आश्चर्यजनक रिकॉर्ड, सभी ने उसे जोखिम उठाने के लिए मना लिया। पहले मुझे अपनी शर्तें बताओ, लिन मो ने कहा। उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट करने में कोई आपत्ति नहीं थी, आखिरकार इसमें पैसा कमाया जा सकता था। हालांकि उनके खाते में पहले से ही 15 मिलियन थे। एक बीस्ट मास्टर के लिए ये रकम वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं थी। एंडोर्समेंट फीस 8 मिलियन है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए है। जिया मिन ने कहा, इसके अलावा आप हमारे ग्रेट जिया मॉल के सिल्वर मेंबर भी बन सकते हैं।
आप हुआशिया के किसी भी शहर में खरीदारी करें, आपको मौजूदा प्रमोशनल ऑफर्स के अलावा 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लिन मो की भौहें फड़क उठीं। ये सिल्वर मेंबरशिप का दर्जा 8 मिलियन के एंडोर्समेंट शुल्क से कहीं अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। आखिरकार जब तक उसका कुल खर्च 80 मिलियन तक पहुंच जाता, तब तक वह 8 मिलियन की बचत कर लेगा। जिया मिन ने आगे कहा, पहले के एंडोर्सर्स को ये सिल्वर मेंबरशिप का लाभ नहीं मिलता था। आपकी स्थिति विशेष होने के कारण अनुबंध को शीघ्र हासिल करने के प्रति हमारी ईमानदारी दर्शाने के लिए मैंने ये खंड जोड़ा है। हालांकि आपकी सिल्वर मेंबरशिप की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए है। सिर्फ 3 साल। लिन मो को तुरंत लगा कि 8 मिलियन की रकम कहीं अधिक वास्तविक है। उच्च श्रेणी के बीस्ट मास्टर के लिए 3 वर्षों में 80 मिलियन खर्च करना बिल्कुल आसान था, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए 3 साल के भीतर 80 मिलियन खर्च करने की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। फिर भी ये सिल्वर कार्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि पैसे बचाना ही पैसे कमाना था। जी हाँ, 3 साल। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में रहते हुए मैं आपको दे सकने वाली सबसे अनुकूल शर्त है। जिया मिन ने कहा, अगर आप सहमत हैं तो हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लिन मो ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, पिछले साल के चैंपियन की एंडोर्समेंट फीस कितनी थी? पिछले साल चैंपियन के एंडोर्समेंट का सौदा एक दूसरी कंपनी ने छीन लिया और एंडोर्समेंट की अंतिम फीस 12 मिलियन थी। शी मिन ने कहा। लिन मो को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या आपका ग्रेट शिया मॉल वास्तव में अन्य कंपनियों को पछाड़ नहीं सका? बात उन्हें हराने की है या नहीं, ये सवाल नहीं है, जी मिन ने समझाया। सब कुछ लागत प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। कुछ स्थानीय या आसपास के शहरों की कंपनियां, क्योंकि उनकी दृश्यता शुरू से ही अधिक नहीं होती है, पाती हैं कि चैंपियन को समर्थन के लिए आमंत्रित करने का उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है और इससे काफ़ी लाभ होता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अधिक निवेश करने को तैयार रहती हैं। हालांकि अगर हमारा ग्रेट जिया मॉल चैंपियन को आमंत्रित करने के लिए छोटी कंपनियों के समान ही एंडोर्समेंट शुल्क का भुगतान करता है, तो अंततः परिणाम नुकसान ही होगा। लिन मो को सब कुछ समझ आ गया था। ठीक इसी वजह से शी मिन ने अनुबंध को पहले से ही सुरक्षित करके उनके साथ सहयोग पर बातचीत करने का विकल्प चुना। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, शी मिन ने कहा, क्योंकि एक बार जब आप हमारे साथ सहयोग करने का निर्णय लेते हैं तो आपको विज्ञापन शुल्क के मामले में निश्चित रूप से नुकसान होगा। लिन मो ने पूछा, क्या आपकी एंडोर्समेंट फीस नहीं बढ़ाई जा सकती? जिया मिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हमारे मॉल का इस साल का बजट 8 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। लिन मो ने फिर पूछा, पिछले साल के चैंपियन को आखिरकार किस अकादमी में दाखिला मिला? कियून अकादमी, जी मिन ने कहा। अगर मुझे किंगयुआन अकादमी में दाखिला मिल जाए तो क्या होगा? लिन मो ने पूछा, क्या आपकी सिफारिश की फीस पर अभी भी बातचीत हो सकती है? किंगयुआन अकादमी, जी मिन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन मो ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। उन्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? तुम्हें इस तरह के मुहावरे की ज़रूरत नहीं है। लिन मो हंसी, मैं तो बस अगर कह रही हूँ। अगर मुझे किंगयुआन अकादमी में दाखिला मिल जाता है तो फिर सिफारिश शुल्क का क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, जी मिन ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर आप किंगयुआन में प्रवेश पा लेते हैं तो एंडोर्समेंट फीस बढ़ाकर 15 मिलियन की जा सकती है और आपकी सदस्यता अवधि भी 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए ऐसा करते हैं, लिन मो ने कहा। अनुबंध में एक शर्त जोड़िए, अगर मुझे किंगयुआन अकादमी में दाखिला मिल जाता है तो शर्तें वही होंगी जो आपने अभी बताई हैं। अगर मुझे दाखिला नहीं मिलता है तो पिछली शर्तें लागू होंगी, क्या यह आपको स्वीकार्य है? कोई बात नहीं, जी मिन ने तुरंत सहमति जताई। अगर लिन मो सचमुच किंगयुआन में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है तो इससे मिलने वाली प्रसिद्धि का प्रभाव कियान में प्रवेश पाने से कहीं अधिक होगा। उस समय अन्य कंपनियों की एंडोर्समेंट फीस शायद 20 मिलियन या उससे भी अधिक तक पहुंच जाती, इसलिए उनकी 15 मिलियन निश्चित रूप से इसके लायक होती। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी प्रचार विभाग के प्रबंधक से अनुबंध लेने जाता हूं। जिया मिन दौड़कर चली गई, फिर 5 मिनट बाद अनुबंध की 2 प्रतियां लेकर लौटी। इसे देख लीजिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो बस इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। लिन मो ने अनुबंध लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। अनुबंध में निर्धारित 1 वर्ष की अवधि नामांकन परीक्षा के परिणाम घोषित होने के अगले दिन से शुरू हुई और अगले वर्ष उसी दिन समाप्त हुई। एक एंडोर्सर के रूप में उन्हें 2 विज्ञापनों की शूटिंग के लिए ग्रेट शिया मॉल के साथ सहयोग करना पड़ा। इसके अलावा कोई अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं नहीं थीं। जहां तक एंडोर्समेंट फीस की बात है, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उन्होंने चर्चा की थी, अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। इसके अलावा यदि लिन मो चैंपियन नहीं बनती है तो अनुबंध स्वतः ही रद्द हो जाएगा। समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद लिन मो ने हस्ताक्षर किए और अपने अंगूठे का निशान लगाया, फिर अनुबंध की एक प्रति शी मिन को दे दी। जिया मिन ने अनुबंध लिया और मुस्कुराते हुए कहा, एंडोर्समेंट शुल्क तभी जमा किया जाएगा जब आप आधिकारिक तौर पर चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी सिल्वर मेंबरशिप कार्ड दे सकता हूं।
उसने सुंदर नक्काशीदार चांदी का एक कार्ड निकाला और उसे लिनमो को सौंप दिया। धन्यवाद। लिनमो ने हार्दिक रूप से उनका धन्यवाद किया। दरअसल शीमिन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक सिल्वर कार्ड देने से पहले इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने उसे अभी दे दिया, जिससे उसकी सच्ची ईमानदारी का पता चलता है। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह मैं हूं, जो आपको इतनी कम कीमत पर हमारे साथ सहयोग करने की इच्छा दिखाने के लिए धन्यवाद दूं, शीमिन ने कहा। लिनमो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस सौदे में उन्हें एंडोर्समेंट फीस के रूप में 5 मिलियन का नुकसान हो रहा है। वास्तव में अगर वह 5 साल के भीतर ग्रेट ज़िया मॉल में 50 मिलियन खर्च कर देता है तो वह उस अंतर को पाट सकता है। उन्होंने सोचा कि 3 साल में 80 मिलियन खर्च करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 5 साल में 50 मिलियन खर्च करने पर उन्हें लगा कि सफलता की संभावना काफ़ी अधिक है। इसके अलावा यदि 5 वर्षों के भीतर उसका खर्च 50 मिलियन से अधिक हो जाता है तो उसकी बचत को अर्जित धन माना जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो ग्रेट ज़िया मॉल ने उन्हें जो एंडोर्समेंट फीस दी थी वह वास्तव में 15 मिलियन जोड़ 5 साल के लिए 10% की छूट थी। अगर वह 5 साल में 5 मिलियन की बचत करता है तो एंडोर्समेंट फीस 20 मिलियन होगी। अगर वह 5 साल में 10 मिलियन की बचत करता है तो एंडोर्समेंट फीस 25 मिलियन होगी। 15 मिलियन न्यूनतम राशि थी और वह इससे अधिक कितना प्राप्त कर सकता था यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वह इस सौदे से वंचित नहीं रहना चाहता। बिल्कुल, ग्रेट ज़िया मॉल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे 10% की छूट देने से मॉल को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी कमाई थोड़ी कम हो जाएगी। अगर वह 5 साल में 100 मिलियन भी खर्च कर दे तो भी मॉल की कमाई में केवल 10 मिलियन की कमी आएगी, और यह घटा हुआ मुनाफा भी अगले 5 वर्षों में वितरित किया जाएगा। ग्रेट ज़िया मॉल के लिए हर साल 1 या 2 मिलियन कम कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक इसी कारण से शीमिन ने उन्हें सिल्वर मेंबर कार्ड की शर्त रखी थी। यह इस वर्ष के विज्ञापन खर्च को अगले 5 वर्षों के बिक्री मुनाफे में वितरित करने के बराबर था, जो कि एक बहुत ही चतुर दृष्टिकोण था। इसी सोच के साथ उसने शीमिन को विदाई दी और मॉल की 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। ये तल पालतू जानवरों से संबंधित कौशल में विशेषज्ञता रखता था। वह ज़ियाओलन माउंटेन बेस में ज़ुवानवू के लिए एक कौशल खरीदने के बारे में सोच रहा था। अब जब उसके पास पैसा आ गया था तो आकर देखने का यह अच्छा समय था। नमस्ते, आप पालतू जानवर से संबंधित किस श्रेणी का कौशल खोज रहे हैं? लिनमो के 8वीं मंजिल पर पहुंचते ही एक रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रक्षा प्रकार। लिनमो का तर्क सरल था। एक और ज़ुवानवू का वर्तमान कछुआ कवच निम्न श्रेणी प्रभाव बहुत खराब था, जिससे रक्षात्मक सुधार बेहद सीमित था। दूसरी ओर जब भी वह ज़ुवानवू के आंतरिक स्थान के भीतर होता था, ज़ुवानवू बाहर अकेली रह जाती थी। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ता है तो ज़ुवानवू की रक्षा जितनी मजबूत होगी, उसे प्रतिक्रिया करने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। इसलिए तत्काल लाभ के लिए रक्षात्मक कौशल ही उनका सबसे अच्छा विकल्प था। रक्षात्मक प्रकार के पालतू जानवरों के लिए अलग अलग पालतू जानवर अलग अलग कौशल सीख सकते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका पालतू जानवर किस प्रजाति का है? रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा पूछा। एक कछुआ। लिनमो ने अनजाने में अपनी नाक रगड़ी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हमारे पास कछुए जैसे पालतू जानवरों के लिए उपयुक्त 6 रक्षात्मक कौशल हैं: कछुआ कवच, मोटा कवच, कठोरता, बचना, मानसिक ढाल और शून्य छलांग। वॉइड लीप को छोड़कर, जिसके लिए स्पेस एलिमेंट विशेषता की आवश्यकता होती है, अन्य 5 कौशलों के लिए किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं है। आइए मैं आपको टर्टल शेल के बारे में विस्तार से बताकर शुरुआत करूं। लिनमो ने हाथ हिलाते हुए कहा, टर्टल शेल के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह टर्टल शेल से बहुत अच्छी तरह परिचित था। कछुआ कवच निम्न श्रेणी कछुआ अपना सिर, पूंछ और अंग अपने कवच के अंदर समेट लेता है। इस कौशल के सक्रिय रहने पर रक्षा क्षमता 20% बढ़ जाती है। ये कौशल केवल कछुओं के लिए है। बस इसे वॉइड लीप पेश करो। लिनमो ने कहा। मोटा कवच, कठोरता और बचने की क्षमता के प्रभाव ज़ुवानवू के कछुआ कवच के समान थे, इसलिए उन्हें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक मानसिक ढाल की बात है, यह मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता था, जो कि ज़ुवानवू की विशेषज्ञता का क्षेत्र भी नहीं था। इसलिए वॉइड लीप सबसे उपयुक्त विकल्प था। यह एक विशिष्ट अंतरिक्ष तत्व कौशल होने के साथ साथ रक्षात्मक प्रकार का कौशल भी था। विशेषता और श्रेणी दोनों के संदर्भ में यह ज़ुवानवू के लिए सबसे उपयुक्त था। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और परिचय दिया। वॉइड लीप पालतू जानवर शून्य क्षेत्र में यात्रा करके छोटी दूरी तय करता है, केवल स्पेस एलिमेंट द्वारा सीखा जा सकता है। पालतू जानवर। लिनमो ने पूछा, ये छोटी दूरी कितनी छोटी है? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगर यह 8 या 10 मीटर होता तो ठीक होता। यह महत्वपूर्ण क्षणों में चकमा देने के कौशल के लिए अभी भी बहुत प्रभावी होता। लेकिन अगर यह केवल 1 या 2 मीटर ही चल पाता तो यह बिल्कुल बेकार होता।
ये कौशल दक्षता से संबंधित है। दक्षता जितनी अधिक होगी, दूरी उतनी ही अधिक होगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वॉइड लीप निम्न श्रेणी की प्रारंभिक गति दूरी 2 मीटर है। प्रवेश स्तर पर पहुंचने पर यह 4 मीटर हो जाती है और प्रवीण स्तर पर 8 मीटर। और इसी तरह आगे भी। प्रवीणता के प्रत्येक स्तर में वृद्धि के साथ दूरी दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा कौशल रैंक के प्रत्येक स्तर में वृद्धि के साथ प्रारंभिक गति दूरी भी दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए, वॉइड लीप इंटरमीडिएट के लिए प्रारंभिक दूरी 4 मीटर है और वॉइड लीप एडवांस्ड के लिए यह 8 मीटर है। लिनमो ने सिर हिलाया और पूछा, यहाँ आपके पास वॉइड लीप का उच्चतम रैंक क्या है? अति उन्नत, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। कीमत क्या है? लिनमो ने पूछा। 8 मिलियन। लिनमो दर्द से कराह उठी। उन्हें पता था कि स्किल स्क्रॉल महंगे होते हैं, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा कीमत की उम्मीद नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने समझाया, दरअसल अन्य विशेषताओं के उन्नत कौशल की कीमत 2 से 5 मिलियन के बीच होती है। चूंकि वॉइड लीप एक स्पेस एलिमेंट कौशल है, इसलिए इसकी कीमत अधिक है। लिनमो ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। सर, मुझे आपको फिर से याद दिलाना होगा कि वॉइड लीप एक विशिष्ट स्पेस एलिमेंट कौशल है। केवल स्पेस एलिमेंट पालतू जानवर इसे सीख सकते हैं। लेकिन आपने अभी कहा कि आपका पालतू जानवर एक कछुआ है, उसे यह सीखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे उपहार के रूप में खरीद रहा हूँ। लिनमो ने अपना बैंक कार्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड निकाला और दोनों एक साथ दे दिए। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड लिए और जाने के लिए मुड़ गई। कुछ देर बाद उसने खूबसूरती से पैक किया हुआ एक आयताकार डिब्बा उठाया और लिनमो को सौंप दिया। इसकी मूल कीमत 80 लाख है। हमारे स्टोर पर फिलहाल 5% की छूट चल रही है, जिससे इसकी कीमत 76 लाख हो जाती है। सिल्वर मेंबर होने के नाते आपको इस पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी, इसलिए वास्तविक कीमत 684 लाख होगी। बहुत बढ़िया, लिनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ इस एक लेन देन से ही उन्होंने 760,000 की बचत कर ली थी। उनकी मौजूदा विज्ञापन आय प्रभावी रूप से 15 मिलियन प्लस 760,000 थी। कौशल संबंधी स्क्रॉल वाले बॉक्स को रखते हुए रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। मेरा एक और सवाल है। कृपया पूछें। रिसेप्शनिस्ट का रवैया पहले से भी अधिक सम्मानजनक था। पूरे चुवाननिंग शहर में सिल्वर मेंबर की संख्या बहुत कम थी। लिनमो ने कहा, अगर मैंने पहले से ही कछुआ कवच निम्न श्रेणी सीख लिया है और फिर मैं कछुआ कवच मध्यवर्ती सीखता हूं, तो क्या ये कौशल ओवरराइट हो जाएगा? या वे 2 स्वतंत्र कौशल बन जाएंगे? यदि किसी पालतू जानवर को कोई कौशल नहीं पता होता, तो वह सीधे उच्च रैंक से उसे सीख सकता था। लेकिन उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि अगर कोई निम्न स्तरीय संस्करण को जानने के बाद उच्च स्तरीय संस्करण सीख ले तो क्या होगा। यह रिसेप्शनिस्ट ने एक पल सोचा। माफ़ कीजिए, मैंने पहले कभी इस तरह का सवाल नहीं देखा है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। हालांकि जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि किसी ने भी उस कौशल का मध्यवर्ती या उन्नत संस्करण नहीं खरीदा है जिसे उन्होंने पहले ही निम्न स्तर पर निपुण कर लिया हो। लिनमो ने सिर हिलाया। एक पल रुकिए, मैं फ़ोन करती हूँ। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं था, इसलिए वह केवल अपने शिक्षक से ही पूछ सकता था। उसने तुरंत जू किमिंग का नंबर डायल किया। लिनमो, क्या कुछ गड़बड़ है? जू किमिंग ने लगभग तुरंत जवाब दिया। बात यह है, शिक्षक जू, मेरा एक सवाल है। लिनमो ने वही सवाल दोहराया जो उसने अभी पूछा था। अरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो तुम इतना पेचीदा सवाल पूछ रहे हो? जू किमिंग हंसते हंसते रोने लगी। परीक्षाएं नज़दीक आने के साथ उसने सोचा कि लिनमो को कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, आपके प्रश्न का उत्तर सरल है, इसे ओवरराइड कर दिया जाएगा। यदि आपके पालतू जानवर ने पहले ही कछुआ कवच निम्न श्रेणी में महारत हासिल कर ली है, तो कछुआ कवच मध्यवर्ती सीखने के बाद निम्न श्रेणी वाला कौशल सीधे ओवरराइट हो जाएगा। यानी आपके पालतू जानवर के पास केवल एक ही कौशल कछुआ कवच मध्यवर्ती रहेगा। हालांकि कछुआ कवच निम्न श्रेणी के लिए आपकी पिछली कौशल दक्षता 0 पर रीसेट हो जाएगी और नए कछुआ कवच मध्यवर्ती का अभ्यास अनाड़ी से फिर से करना होगा। इसलिए आप चाहे जिस भी कारण से पूछ रहे हो, मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों? लिनमो हैरान थी। क्योंकि इसमें समय और धन दोनों की लागत बहुत अधिक है। जू किमिंग ने कहा, कौशल को ओवरराइड करने के लिए निम्न श्रेणी के कौशल की दक्षता कम से कम प्रवेश स्तर तक पहुंचनी चाहिए। आपके उदाहरण का अनुसरण करते हुए आपके टर्टल शेल निम्न श्रेणी का कम से कम प्रवेश स्तर तक अभ्यास किया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे टर्टल शेल मध्यवर्ती द्वारा ओवरराइड किया जा सके, अन्यथा कौशल सीखने की प्रक्रिया सीधे विफल हो जाएगी। लिनमो ने फिर पूछा, अगर मैं टर्टल शेल एडवांस्ड का उपयोग करके टर्टल शेल लो रैंक को सीधे ओवरराइड कर दूं तो क्या होगा? तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 31 से 40 तक की एपिसोड।
अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।